हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नवनीत त्रिपाठी सक्सेस कर्व के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने कंप्लीट किया था यूनिट फर्स्ट का चैप्टर फर्स्ट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस रिवीजन सीरीज में चैप्टर सेकंड ऑफ यूनिट फर्स्ट। और इस चैप्टर सेकंड में हम डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो जैसा कि हमने पहले चैप्टर में डिस्कस किया था, उसको हमने 5 सब टॉपिक्स में कंप्लीट किया था। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे। तो वहाँ हम समझेंगे कि जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि क्लासिफिकेशन में बहुत सारे क्लासिफिकेशन के टाइप्स आए थे शुरू में। सबसे पहले किसने रोल प्ले किया था क्लासिफिकेशन में? तो सबसे पहला जो नाम आता है वो अरिस्टोटल का आता है। उसके बाद से लीनियस का क्लासिफिकेशन सिस्टम आया था, टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। फिर थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया अर्नस्ट हैकल का। और फिर कोपलैंड द्वारा फोर किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया। फिर जाकर जो मोस्ट फेमस और सबसे ज्यादा एक्सेप्टिंग क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है आर एच विटेकर का। तो ये सारे क्लासिफिकेशन सिस्टम है जो कि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसमें जो एरिस्टोटल से शुरुआत हुआ क्लासिफिकेशन सिस्टम और जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड है और एनसीईआरटी में जिसके बारे में डिटेल्स में हमें पढ़ना है वो है आर एच विटेकर का क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो हम इस चैप्टर को शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम जितने भी क्लासिफिकेशन सिस्टम आए किंगडम टू से लेके किंगडम फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम तक आते आते, तो आखिर ये इतने सारे क्लासिफिकेशन सिस्टम क्यों आए, क्यों हमें जरूरत पड़ी, क्यों नहीं हम एरिस्टोटल के क्लासिफिकेशन सिस्टम तक ही रुक गए, लिनियस की क्यों जरूरत पड़ी, अर्नस्ट हैकेल ने क्या नया किया, कोपलैंड ने क्या नया किया, और फिर आर एच विटेकर का क्लासिफिकेशन सिस्टम क्यों इतना वाइडली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन सिस्टम है। इसको समझेंगे तो एनसीईआरटी के 2 से 4 पेज इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आराम से कवर हो जाएंगे। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में हमें सिंपली सबसे ज्यादा ध्यान देना है एग्जाम्पल्स पे, क्योंकि आर एच विटेकर का जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। प्लांटी और एनिमलिया तो हम इसके लिए दो सेपरेट चैप्टर्स हैं, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, इसी यूनिट में उसमें हम कवर करेंगे ही। लेकिन इस चैप्टर में हम मेनली फोकस करेंगे मोनेरा के बारे में और उसके बाद से प्रोटिस्टा और फंजाई के बारे में। तो ये सारी चीजें हमें इस चैप्टर में कवर करने हैं। तो ये चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए और इस रिवीजन सीरीज में हम बहुत ही अच्छे से रिवाइज करने वाले हैं इस चैप्टर को। तो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है, आप सभी को पता है कि जब से सिविलाइजेशन का उदय हुआ तब से लेकर अब तक बहुत सारे अटेम्प्ट किए गए हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उसको क्लासिफाई करने के लिए। आप सभी ने पढ़ा, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि डाइवर्सिटी काफी ज्यादा है, तो फिर उसके लिए नोमेनक्लेचर आया, क्लासिफिकेशन, इन सारी चीजों की काफी ज्यादा जरूरत पड़ी क्योंकि डाइवर्सिटी इतनी डाइवर्स है इसलिए इसकी जरूरत पड़ी। फिर सबसे पहले इसमें जो नाम आता है, जैसा कि हमने शुरू में डिस्कस किया, एरिस्टोटल का नाम आता है। तो सबसे पहला अटेम्प्ट जो किया था वो किया था एरिस्टोटल ने। और इन्होंने क्या किया था, जो पहला साइंटिफिक बेसिस है क्लासिफिकेशन का, ये क्वेश्चन आया, ये किसने दिया? तो वो थे एरिस्टो, यानी कि एरिस्टोटल। इन्होंने क्या यूज किया था, हमें सिंपली यही ध्यान रखना है कि एरिस्टोटल ने जो दिया क्लासिफिकेशन सिस्टम, उन्होंने क्या यूज किया, क्यों उसको डिस्कार्ड किया गया, फिर अगला क्लासिफिकेशन सिस्टम आया, उसके क्या लिमिटेशन थे, ये सारी चीजें हमें इस चैप्टर में कवर करने हैं। तो इन्होंने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो है इनको यूज किया था क्लासिफाई करने के लिए। और इस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के आधार पे उन्होंने ट्रीज, श्रब्स एंड हॉप्स में क्लासिफाई किया था। मॉर्फोलॉजी जो सिंपल एक्सटर्नल कैरेक्टर्स होते हैं वही होते हैं जो कि क्लासिफाई में इन्होंने यूज किया था एरिस्टोटल ने, जिसके आधार पे इन्होंने जो बड़े हैं उनको ट्रीज, फिर श्रब, फिर हर्ब्स में इन्होंने क्लासिफाई किया। और इसके साथ ही प्लांट्स में इन्होंने ये क्लासिफिकेशन किया, ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स। और एनिमल्स को इन्होंने दो ग्रुप्स में डिवाइड किया था, एक जिनके पास रेड ब्लड है और दूसरा जिनके पास नहीं है। इस आधार पे इन्होंने इनेमिया और एनेमिया दो एनिमल्स को कैटेगराइज किए थे। तो ये था अरिस्टो का काम। फिर आए लिनियस। लिनियस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, जिसमें उन्होंने प्लांट्स के लिए अलग प्लांटी किंगडम बनाया और एनिमल के लिए अलग एनिमेलिया किंगडम बनाया। यहाँ पे इन्होंने बहुत आराम से, कोई झंझट ही नहीं है, प्लांट्स को प्लांटी में रख देते हैं और एनिमल्स को रख देते हैं एनिमेलिया में। ये काम किया लिनियस ने। इनका टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम चल रहा था, लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशंस आए। अब वो लिमिटेशंस क्या है, यही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। और इसमें लिमिटेशन में ये था कि इनका जो सिस्टम था ये यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स, इनके बारे में कोई डिस्टिंक्शन नहीं कर पाया।
साथ ही यूनिसेलुलर कौन है, मल्टीसेलुलर कौन है, इनके बारे में नहीं कुछ बता पाया। और जो तीसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक, इसके बारे में भी इन्होंने कुछ भी नहीं बताया। तो ये सारे लिमिटेशन थे लिनियस का जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था। तो ये आपको ध्यान रखने होंगे कि इन्होंने यूकैरियोट प्रोकैरियोट के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर के बारे में कुछ नहीं बताया, और साथ ही फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक के बारे में भी इन्होंने कोई डिस्कशन नहीं किया। इसलिए इनके कुछ लिमिटेशंस आए और ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम भी रिजेक्ट हुआ। तो ये आपको ध्यान रखने होंगे, क्वेश्चन यहीं से आते हैं। और फिर इसके बाद से और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई कि कैसे इनको क्लासिफाई किया जाए। तो इनका जो था क्लासिफिकेशन सिस्टम इजी तो बहुत था कि प्लांट को रख देते हैं, एनिमल को रख देते हैं, लेकिन इनमें बहुत सारी खामियां थी। फिर यहाँ पे टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम इसको यूज किया गया, फिर इसको भी इनएडिक्वेट माना गया, इसमें बहुत सारी कमियां आ गई। अब ऐसा सोचा जाने लगा कि अभी तक जो एरिस्टो ने शुरू किया था मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, तो ये बात आई कि ग्रॉस मॉर्फोलॉजी के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, उनके बारे में भी हमें स्टडी करनी होनी चाहिए, और उसके बाद से हम क्लासिफिकेशन करके देखते हैं कि कैसा आता है। तो साइंटिस्ट ने और ज्यादा स्टडी की, और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप की, और उन्होंने ये पाया कि ये जो ग्रॉस मॉर्फोलॉजी है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके थ्रू हम कैरेक्टरिस्टिक के आधार पे हम ऑर्गेनिज्म को और सारा डिवीजन जो है उसमें कर सकते हैं। तो ये जो ऐसा महसूस किया गया और उसमें इंक्लूड किया गया सेल स्ट्रक्चर को, नेचर ऑफ वॉल को, मोड ऑफ न्यूट्रिशन को, हैबिटेट को, और मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन के साथ साथ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स आपने सिस्टमेटिक्स में पढ़ा, पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था। और इसके पहले भी मतलब टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया, उसके बाद से जैसा कि हमने डिस्कस किया कि अर्नस्ट हैकेल नाम के एक साइंटिस्ट आए, इन्होंने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। फिर फोर किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये सारे क्वेश्चन अब पूछे नहीं जाते हैं कि फोर किंगडम किसने दिया, अर्नस्ट हैकेल ने क्या दिया। तो ये क्वेश्चन आपके सीयूसीटी या नीट ऐसे जैसे एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं इतने फैक्चुअल। बस आपको अंदर क्या है, क्या लिमिटेशन है, क्या एक्सेप्शन है, क्या एग्जाम्पल्स है, इस चैप्टर से जो क्वेश्चन बनते हैं यहीं से बनते हैं। फिर क्लासिफिकेशन सिस्टम में ये सारी चीजें इंक्लूड की गई, और फिर जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो चेंज होते गया। और आप सभी को पता है कि जैसे जैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा डेवलप होगी, और क्लासिफिकेशन सिस्टम में चेंजेज आएंगी, क्योंकि जितने कैरेक्टर्स जुड़ेंगे उतने ज्यादा उसमें डिफरेंसेज आएंगे, और उस आधार पे चेंज तो आना एकदम जायज है। तो ये सारी चीजें साइंटिस्ट ने किया। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये आपको जो दिख रहा है टेबल 2.1, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारे आते हैं। तो ये आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस टेबल को समझने से पहले हम समझते हैं कि आर एच विटेकर का जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसमें क्या क्या चीजें थी। तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में था मोनेरा, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये है मोनेरा। फिर था प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, फिर प्लांटी और एनिमेलिया। ये था आर एच विटेकर का फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो कि 1969 में आया था। ये ईयर भी पूछ लिया जाता है क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एनसीईआरटी में बहुत डिटेल्स में इसके बारे में दिया गया है। इसमें क्वेश्चन ये आते हैं, इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि जो आर एच विटेकर का क्लासिफिकेशन सिस्टम था, ठीक है, उसमें क्या क्या कैरेक्टर्स उन्होंने किस बेसिस पे दिए थे। तो जो मेन क्राइटेरिया था उनका क्लासिफिकेशन, जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था आर एच विटेकर ने, उसमें कौन कौन से उन्होंने कैरेक्टर्स इंक्लूड किए थे, यही क्वेश्चन आते हैं। उसमें सबसे पहले आता है सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, दैट इज इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसमें क्या होगा, आपको चार ऑप्शन दिए जाएंगे। आपको क्वेश्चन में ये पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया वाज नॉट यूज्ड बाय आर एच विटेकर फॉर द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। या आपसे पूछ ले फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में से कौन सा कैरेक्टर नहीं यूज किया गया था आर एच विटेकर के द्वारा, तो सिंपली ये तीन ऑप्शन दे देंगे, कोई दूसरा ऑप्शन दे देगा, तो आपको चूज करने होंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से कैरेक्टर उन्होंने लिए थे। तो इस आधार पे उन्होंने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था। जैसा कि आप ये देख पा रहे होंगे, ये टेबल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारे आते हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आ भी चुके हैं एग्जाम में। सबसे इम्पोर्टेंट है सेल टाइप। सेल टाइप में आप देखेंगे कि मोनेरा में कौन सा सेल है, सेल वाल में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया में कैसे क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है। तो आपको बता दें सेल टाइप
आपने देखा था कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया था तो प्रोकैरियोट यूकैरियोट के लिए कोई डिस्टिंक्शन नहीं था। ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में आप देखेंगे कि वो सारा एकदम अच्छी तरह से कैटेगराइज है। प्रोकैरियोट्स के लिए मोनेरा बना है, यूकैरियोट्स के लिए प्रोटिस्टा है, ये बाकी सब किंगडम है फाइव किंगडम्स में। तो इस तरह से इन्होंने बहुत अच्छे से क्लासिफाई किया। जो कमियां थी टू किंगडम, थ्री किंगडम, फोर किंगडम, उन सबको ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दूर किया था। इसलिए हम इस पे इतना स्ट्रेस दे रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। तो कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो उसमें, सीयूसीटी में तो ये टेबल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप देखेंगे कि जो मोनेरा है ये प्रोकैरियोटिक है, इसका सेल टाइप। और प्रोटिस्टा में यूकैरियोट है, फंजाई भी यूकैरियोट है, प्लांटी भी यूकैरियोट है और एनिमेलिया भी यूकैरियोट है। तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं कि जो मोनेरा है वो प्रोकैरियोट है, बाकी सब यूकैरियोट्स है। अब बात आती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। तो आपने ये पिछले क्लास में भी पढ़ा होगा कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डेवलप्ड नहीं होता है, उनमें नहीं होता है, एब्सेंट होता है। बाकी यूकैरियोट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है। तो जितने भी मोनेरा को छोड़ के यूकैरियोट्स हैं उन सब में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि मोनेरा में एब्सेंट है, बाकी सब में प्रेजेंट है। अब बात आती है सेल वॉल की। तो जो मोनेरा है उसमें नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल है, इसमें पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड होते हैं। इसको डिटेल्स में हम इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। कैसा होता है सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसा है, यही चीजें तो हमें पढ़नी है। इन सब का जो भी हम डिटेल्स पढ़ेंगे तो उनमें सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यही सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो प्रोटिस्टा में सेल वॉल कुछ में पाया जाता है, कुछ में नहीं पाया जाता है। और फंजाई में जो क्वेश्चन 2016 में भी पूछा गया था सीयूसीटी एंट्रेंस एग्जाम्स में, काइटिन किस में प्रेजेंट होता है, तो ये होता है फंजाई में। तो ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं आपके सीयूसीटी एंट्रेंस एग्जाम में। और प्लांटी में सेलुलोज होता है, एनिमेलिया में एब्सेंट होता है सेल वॉल। तो ये आपको ध्यान रखने होंगे। वैसे आपने पिछले क्लास में भी पढ़ा होगा कि सेल वॉल जो है एनिमलिया में, एनिमल्स में एब्सेंट होता है। और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो सेलुलर है मोनेरा प्रोटिस्टा में। फंजाई में मल्टी सेलुलर है, लूज टिश्यू है इसमें। और टिश्यू ऑर्गन प्लांटी में। और एनिमल्स में तो आप सभी को पता है कि टिश्यू ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम। और एनिमल किंगडम है, हम इसको और डिटेल से पढ़ेंगे। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन का जो मोड है बहुत सारा होता है। अगर वो सेल्फ अपना फूड बना रहे हैं तो ऑटोट्रॉपिक हो गए, और सनलाइट के प्रेजेंस में बना रहे हैं तो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक हो गए। बाकी जो केमिकल रिएक्शन ये सारे जो होते हैं उनमें फोटो सिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, एक कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स हो गए। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। जहां भी लाइट की बात आएगी तो फोटोसिंथेटिक हो जाएगा, केमिकल की बात आएगी तो कीमोसिंथेटिक हो जाएगा। ये सारे कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए और ये बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। और बाकी जो फंजाई में आपको ध्यान रखना है कि हेटरोट्रॉपिक होता है। ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाते हैं कि फंजाई मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक। तो ये सब आपको ध्यान रखने होंगे। आपको समझना होगा बहुत अच्छे से कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस आधार पे किया जाता है। अब जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कीमोसिंथेटिक है, फोटोसिंथेटिक है, हेटरोट्रॉपिक में सेप्रोफिटिक है, पैरासिटिक है। तो ये क्या क्या है, अलग अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, ये आपने पिछले क्लास में भी पढ़ा होगा। और बाकी प्लांटी में ऑटोट्रॉपिक होता है, प्लांट्स आप सभी को पता है कि वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। और हेटरोट्रॉपिक, वी एनिमल्स आर हेटरोट्रॉपिक, जिसमें होलोजोइक और सेप्रोफिटिक ये सारी चीजें आती हैं। तो ये है फाइव किंगडम का जो करेक्टरिस्टिक था आर एच टेकर के द्वारा, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और किस आधार पे किए गए और उनमें क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, ये सारी चीजें। अब यही जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है इस चैप्टर में बहुत ही डिटेल्स में एनसीईआरटी में डिस्कस किया गया है। इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद से जो थ्री डोमेन सिस्टम है ये भी प्रपोज किया गया। इसमें किंगडम मोनेरा को दो डोमेन्स में डिवाइड किया गया। बाकी जो यूकैरियोट्स किंगडम है उनको एक थर्ड डोमेन मान लिया गया। ठीक है, जितने भी हमने देखे मोनेरा को छोड़ के बाकी सब तो यूकैरियोट में ही आ रहे थे, तो मोनेरा में दो डोमेन आ गए, बाकी सब एक हो गए। तो ये थ्री डोमेन किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आ गया। और इसमें कितने हो गए किंगडम, सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन हो गए। तो अभी तक सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम तक एनसीईआरटी में डिस्कस किया गया है। लेकिन इन सब के बावजूद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को ही डिस्कस किया गया। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के आने से क्या फायदा हुआ, क्या बेनिफिट हुआ, क्लासिफिकेशन सिस्टम कैसे इंप्रूव हुआ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के आने के बाद। तो वही जो पहले लिमिटेशन थे वो सारे दूर हो गए, वही सारी चीजें यहाँ पे इतने पैराग्राफ में ये डिस्कस की गई हैं। इसमें यही बताया जा रहा है कि जो अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम था पुराना वाला,
उसमें बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, फंजाई हो गया, मॉसेस हो गए, फॉर्म्स हो गए, जिम्नोस्पर्म हो गए, एंजियोस्पर्म हो गए, इन सबको प्लांट्स में रख दिया गया था। और इन सबको प्लांट्स में रखने का एक ही बेस था कि ये जितने भी किंगडम है इनमें सेल वाल है इनके सेल में। ठीक है, तो इस आधार पे कि चलो भाई तुम सब में सेल वाल है, आप लोगों को एक अलग किंगडम बना दिया जाता है, तो ऐसा सोच के किया गया था। तो इसमें कमी ये आई थी, पहले जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था तो उसमें ऐसे भी ऑर्गेनिज्म आ गए थे जो कि एक दूसरे से काफी ज्यादा डिफर करते हैं। और उसमें ये हुआ था कि प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया आ गए थे, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सारे एक साथ आ गए थे जो कि यूकैरियोट्स हैं, जो कि हमने टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में पहले ही पढ़ा कि प्रोकैरियोट यूकैरियोट को एक साथ रख दिया गया था। और फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम इन्हीं सब कमियों को दूर करने के बाद ही आया था। तो ये और ज्यादा जो ग्रॉस मॉर्फोलॉजी के अलावा बाकी कैरेक्टर्स की बात की गई थी उन सब पे आर.एच. व्हिटेकर ने स्टडी की, फिर ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया। तो ये एकदम परफेक्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम था। और यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें क्या हुआ कि यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को भी एक साथ रख दिया गया, जैसे क्लेमाइडोमोनास स्पाइरोगाइरा दोनों को एल्गी में रख दिया गया था। तो ये कमी भी थी पुराने क्लासिफिकेशन सिस्टम में। और साथ ही ये हेटरोट्रॉपिक ग्रुप ऑटोट्रॉपिक ग्रुप दोनों अलग अलग हैं, उनको भी एक साथ इन्होंने रख दिया था। किस आधार पे? इनमें जो वाल कंपोजिशन है उसके आधार पे। आपने देखा कि अभी हमने पढ़ा कि फंजाई जो है उसमें जो सेल वाल कंपोजिशन है वो एकदम डिफर है। फंजाई में काइटिन पाया जाता है, ये क्वेश्चन आ भी चुका है एग्जाम में। और ग्रीन प्लांट्स में हमने देखा कि सेलोजिक सेल वाल होता है। ठीक है, तो इस आधार पे ये सारे क्लासिफिकेशन सिस्टम किए गए थे। तो यहाँ से क्वेश्चन यही बनेंगे कि पहले का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसमें कौन कौन से डिमेरिट्स थे। तो पहले क्लासिफिकेशन सिस्टम में यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को एक साथ रखा गया, प्रोकैरियोट यूकैरियोट को एक साथ रखा गया, और इवन हेटरोट्रॉपिक ऑटोट्रॉपिक और प्लांट्स को भी एक साथ रख दिया गया था। इसमें ये भी जानते हुए कि अरे इनमें तो सेल वाल कंपोजिशन भी बिल्कुल अलग है, फिर भी उनको एक साथ रख दिया गया था। जैसे कि आप सभी को पता है फंजाई में काइटिन और ग्रीन प्लांट्स में सेलुलोजिक सेल वाल होते हैं। तो ये सारी चीजें जब कंसिडर की गई, ये सारे कैरेक्टर्स जब और ज्यादा इनके बारे में स्टडी की गई तो पाया गया, तो इसलिए किंगडम फंजाई का एक अलग किंगडम बना। ये पहले नहीं था, कोपलैंड के टाइम तक नहीं था। उस समय भी मोनेरा प्रोटिस्टा और प्लांटियन में लिया था, तो एक अलग से किंगडम बना फंजाई इन सभी कैरेक्टर्स को स्टडी करने के बाद। तो जितने भी प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म थे उन सबको रखा गया किंगडम मोनेरा में। और एक क्वेश्चन जो बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है वो ये है कि जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं वो किस किंगडम में आते हैं? किंगडम प्रोटिस्टा में। तो जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं वो सब के सब आते हैं किंगडम प्रोटिस्टा में। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है और ये हमने आपको ग्रीन से हाईलाइट भी कर दिया है ताकि आप सावधान रहें। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसे क्वेश्चन गलत भी करते हैं जल्दबाजी में। क्वेश्चन सिंपल है, कंसेप्ट भी सिंपल है, लेकिन आपको इसको ध्यान रखना होगा इस क्वेश्चन को। और फिर क्या हुआ, किंगडम प्रोटिस्टा में आ गए जो क्लेमाइडोमोनास हैं, क्लोरेला है जो कि पहले एल्गी में थे, प्लांट्स वाले ग्रुप में, और दोनों में सेल वाल था। और इसके साथ ही पैरामीशियम और अमीबा भी आ गए जिनको पहले एनिमल किंगडम में रखा गया था। इनमें सेल वाल नहीं होता है, इनको एनिमल किंगडम में रख देते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं अर्लियर क्लासिफिकेशन में अलग अलग किंगडम में थे, उन सबको एक ही साथ रखा गया था। तो ये क्यों हुआ था? अब जो आया क्लासिफिकेशन सिस्टम फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, ये सारी चीजें चेंज कर दिया। क्योंकि यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन कैरेक्टर देखने का जो तरीका था, क्लासिफिकेशन करने का तरीका था वो अलग था। पहले सिंपल हम प्लांट्स लिए, एनिमल्स लिए, अलग कर दिए। लेकिन यहाँ पे और ज्यादा स्टडी की गई, उसमें ये देखा गया कि अच्छा ये प्लांट में रख रहे हैं, एनिमल में रख रहे हैं, क्या इनमें सेल वाल कंपोजिशन कैसा है। तो सेल वाल कंपोजिशन के आधार पे भी अलग किया गया, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आधार पे भी अलग किया गया, सेल स्ट्रक्चर कैसा है उसके आधार पे भी अलग किया गया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है उसके आधार पे भी अलग किया गया, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कैसा है उसके आधार पे भी अलग किया गया। तो ये बहुत सारे जब कैरेक्टर्स आए तो और ज्यादा उनमें क्लासिफिकेशन चेंज जो सिस्टम है उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ और ढेर सारे क्लासिफिकेशन सिस्टम आए। तो ये सारा चीज इसलिए हुआ क्योंकि जो क्राइटेरिया है क्लासिफिकेशन का यही चेंज हो गया। और ये चेंज जो है हमने शुरू में भी बात किया, ये फ्यूचर में भी होगा, क्योंकि जो हमारा इम्प्रूवमेंट है, अंडरस्टैंडिंग है जो भी क्लासिफिकेशन पैटर्न में, वो दिन प्रतिदिन बदलते जा रहा है। नए नए ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं, उनका जो करेक्टर है अलग आ रहा है। इस आधार पे ऐसा किया जा रहा है और ऐसा फ्यूचर में भी पॉसिबल है।
तो इन सभी चीजों को देखा गया। तो सिंपल अभी तक हमें ये समझना है कि अभी तक जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो परफेक्ट है उसमें क्या मेरिट्स हैं और बाकी जो क्लासिफिकेशन सिस्टम थे उनमें क्या डिमेरिट्स थे। तो अभी तक जो हमने एनसीईआरटी में पढ़ा, ये पेज 18 तक, इसमें हमने ये देखा कि जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसमें कौन कौन से क्लासिफिकेशन सिस्टम आए और क्या क्या सबका आधार था। तो सबसे पहले हम एक बार ब्रीफ कंसेप्ट ले लेते हैं अभी तक जो हमने पढ़ा। एरिस्टोटल ने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को ध्यान में रखा और उन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स को क्लासिफाई किया। प्लांट्स को ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स में किया और जो एनिमल्स थे उनको एक जिसमें ब्लड है एक जिसमें नहीं है, एनेमिया और इनेमिया, दो क्लासिफिकेशन किया। एरिस्टोटल के बाद लिनियस आए, इन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किया, प्लांटी और एनिमलिया। इन्होंने सारा झंझट खत्म किया, चलो प्लांट बनाते हैं, एनिमल किंगडम को एनिमल में रखते हैं, तो इस तरह से इन्होंने कर दिया। अब लिनियस के क्लासिफिकेशन सिस्टम के बाद बहुत सारे डिमेरिट्स आए और ज्यादा स्टडी की गई। फिर अंश हैकल आए, इन्होंने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दे दिया। कॉपलैंड आए, इन्होंने फोर किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दे दिया। लेकिन अभी तक कॉपलैंड के टाइम तक फंजाई नहीं आया था, इन्होंने भी बस मोनेरा, प्रोटिस्टा और प्लांटी और एनिमलिया, ये चार ही किंगडम इन्होंने बताए थे। फिर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आर एच विटेकर का क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसके बारे में हमें डिटेल्स में पढ़ना है और जिसके कैरेक्टर्स के बारे में हमने जो टेबल देखा वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया आर एच विटेकर के द्वारा 1969 में। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर हम बहुत ही डिटेल में अभी पढ़ने वाले हैं। और फिर ये सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की भी बात की जाने लगी एनसीईआरटी में। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का। तो सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में नया कुछ नहीं है, उन्होंने मोनेरा को ही दो डोमेन में कर दिया है और बाकी जितने भी यूकैरियोट है उनको एक डोमेन दे दिया। तो ये थ्री डोमेन इसमें हो गए कितने, छह किंगडम। तो थ्री डोमेन सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम भी अभी आ चुका है। तो ये मतलब जो भी क्लासिफिकेशन सिस्टम है जैसे जैसे स्टडी इंप्रूव हुई वैसे वैसे ये इंप्रूव करते गए। तो ये हमें इन्हीं के बारे में डिटेल्स में पढ़ना है। तो सबसे पहला जो आता है किंगडम मोनेरा आर एच विटेकर के क्लासिफिकेशन सिस्टम में। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्पल्स जनरली पूछे जाते हैं, उनमें उनका सेल वाल कंपोजिशन, सेल मेम्ब्रेन, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो जो बैक्टीरिया है ये सोल मेंबर है किंगडम मोनेरा का। ये क्वेश्चन डायरेक्ट हूबहू यही लाइन उठ के एग्जाम्स में आ चुकी है और ये सबसे ज्यादा एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। आपको बता दें कि बैक्टीरिया हर जगह पाए जाते हैं, मिट्टी हो यानी कि इसको मतलब हॉट स्प्रिंग हो, ऐसे ऐसे हैबिटेट में पाए जाते हैं जहाँ सरवाइव करना काफी मुश्किल है। यहाँ पे कोई लाइफ फॉर्म नहीं होता है, जहाँ पे बहुत कम लाइफ फॉर्म सरवाइव करते हैं वहाँ सरवाइव भी कर जाते हैं बैक्टीरिया। तो जहाँ कोई नहीं रहता वहाँ रहते हैं बैक्टीरिया। तो ये सारी चीजें हैं जो कि बैक्टीरिया को खास बनाती है। और बाकी बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो कि अदर ऑर्गेनिज्म पे रहते हैं पैरासाइट्स के भी फॉर्म में। और बैक्टीरिया को ग्रुप किया गया है फोर कैटेगरी में उनके शेप के आधार पे। तो उनका शेप कैसा है इस आधार पे उन्हें चार कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, सिंपल शेप पूछ लिए जाते हैं, मैच द कलम करके ऐसे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं। स्फेरिकल और फिर उसमें कोकस दे दिया जाएगा, रॉड शेप में बैसिलस दे दिया जाएगा, कॉमा शेप में वाइब्रियम, स्पाइरल में स्पाइरलम न दे के कोई और बैक्टीरिया दे दिया जाएगा। तो इस तरह से आपसे पूछ लिए जाएंगे कि कौन सा इनकरेक्ट मैचिंग है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको आने चाहिए। सिंपल ये जो शेप है ये देख के भी पूछ लिया जाएगा ये कौन सा शेप है, कौन से बैक्टीरिया का ये मतलब कैटेगरी है। तो ये स्फेरिकल कोकस हो गया, रॉड शेप्ड बैसिलस हो गया, ये स्पाइरलम स्पाइरला हो गया, इसमें आप देख लेंगे फ्लैजिलम भी है। और ये कॉमा शेप्ड क्या हो गया, वाइब्रिया यानी कि वाइब्रियम बैक्टीरिया। तो ये सारी चीजें हैं डिफरेंट शेप्स बैक्टीरिया के, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी में जो गिवन है। ये बस चार शेप आपको ध्यान रखने होंगे, स्फेरिकल कोकस, रॉड शेप्ड बैसिलस, कॉमा शेप्ड वाइब्रियम एंड स्पाइरल शेप्ड स्पाइरलम। नेक्स्ट ये है कि जो बैक्टीरियल स्ट्रक्चर है काफी सिंपल है, लेकिन ये जो बिहेवियर है इनका काफी कॉम्प्लेक्स है। क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म से कंपेयर किया जाता है तो बैक्टीरिया जो है एज ए ग्रुप शो करता है मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। ये लाइन हूबहू एग्जाम्स में आ चुकी है, नीट की भी बात करें तो वहां भी ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अब जो है बैक्टीरिया जो है ये है ऑटोट्रोपिक। तो आप सभी को पता है कि ये अपना फूड सिंथेसाइज करेंगे कहाँ से, इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से। तो ये हो सकता है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक। अब जो इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट है एक तो इसमें जो लाइट मतलब फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक कब होगा जब वो लाइट के प्रेजेंस में करेंगे, और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक जब वो लाइट के अलावा बाकी जो
सोर्स हैं उनके, जैसे केमिकल सोर्स हो गए, कार्बन सोर्स हो गए, इन सब से करेंगे। तो ये हो गया फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक में। तो जब भी लाइट की बात आए तो फोटोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक यानी कि केमिकल्स, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखने होंगे। कार्बन सोर्स हो गया, इन सब की वजह से जो होगा वो सब कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक होगा। तो ये हो गया इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है। तो जब भी हम पढ़ेंगे इन सारे जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, तो जो हमने टेबल में पढ़ा था वही सब कैरेक्टर्स हम थोड़ा डिटेल्स में पढ़ते जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने फोटोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक क्या होता है ये हमने पढ़ा, ये हमने जाना कि मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी किसमें पाया जाता है, तो बैक्टीरिया ग्रुप में पाया जाता है। बैक्टीरिया का जो शेप है उसके आधार पर 4 कैटेगरीज किए गए हैं। यही सारी चीजें पूछी जाती हैं। और इन सब के साथ ही बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक होने के साथ साथ जो सबसे ज्यादा मेजोरिटी है इस बैक्टीरिया की वो है हेटरोट्रॉप्स, यानी कि ये अदर ऑर्गेनिम्स और डेड ऑर्गेनिक मैटर पे ये फूड के लिए डिपेंड होते हैं। तो ये सेप्रोफिटिक हो गए, पैरासिटिक हो गए, तो ये सारे हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया। अब बैक्टीरिया में जो है आर्की बैक्टीरिया आता है, यू बैक्टीरिया आता है। तो आर्की बैक्टीरिया में हमें जो क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, आप सभी को पता है मिथेनोजेंस बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है, और ये मतलब रिपीटेड होते रहते हैं क्वेश्चन, बहुत बार नीट में भी रिपीट हुआ है। तो ये बैक्टीरिया इसलिए स्पेशल है क्योंकि ये आप सभी को पता है कि बैक्टीरिया ऐसे ऐसे जगह सर्वाइव करते हैं जहाँ पे नॉर्मल लाइफ फॉर्म या नॉर्मल ऑर्गेनिम्स या बहुत सारे ऑर्गेनिम्स नहीं सर्वाइव कर पाते हैं, बहुत कम ही ऑर्गेनिम्स सर्वाइव करते हैं, वैसे जगह पे भी बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं। तो ये बैक्टीरिया स्पेशल है, ऐसा इसलिए क्योंकि ये मोस्ट हार्श हैबिटेट्स में भी सरवाइव करता है। वो जो हार्श हैबिटेट है वो कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एग्जाम्स में। तो साल्टी एरियाज होगा तो हैलोफिल्स, हॉट स्प्रिंग होगा तो थर्मोएसिडोफिल्स, एंड मार्सी एरिया होगा तो मिथेनोजेंस। तो आर्की बैक्टीरिया ही एक ऐसा बैक्टीरिया है, ये स्पेशल है क्योंकि ये बहुत हार्श हैबिटेट्स में, बहुत ज्यादा साल्टी एरिया होगा जैसे हैलोफिल्स, वहां भी ये सरवाइव कर पाएगा। हॉट स्प्रिंग्स वहां जैसे थर्मोएसिडोफिल्स, वहां भी सरवाइव करेगा। मिथेनोजेंस यानी कि मार्सी एरिया में भी सरवाइव करेगा। तो जो आर्की बैक्टीरिया है बाकी बैक्टीरिया से ये डिफर करता है क्योंकि इसके पास होता है डिफरेंट सेल वाला स्ट्रक्चर। हमने शुरू में ही बात की, हम सेल वाला स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इन्हीं सारे पे डिस्कशन करने वाले हैं डिटेल्स में इस चैप्टर में। और ये जो डिफरेंट सेल वाला स्ट्रक्चर है, यही फीचर जो है इसका एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइवल कराता है। अब सेल वाला स्ट्रक्चर इसका अलग है, सेल वाला स्ट्रक्चर इसका अलग है, जिसकी वजह से ये एक्सट्रीम कंडीशन जो हमने अभी डिस्कस किया, चाहे साल्टी एरिया हो, हॉट स्प्रिंग हो या मार्सी एरिया हो, इन सब जगह ये सर्वाइव करते हैं। अब क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं वो है मिथेनोजेंस, ये कहाँ पाया जाता है। तो ये पाया जाता है गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स जैसे कि काउस एंड बुफेलोस, और ये रेस्पॉन्सिबल होता है प्रोडक्शन ऑफ मीथेन बायोगैस के लिए, और इसी मतलब काऊ बुफेलो के डंग से बनाया जाता है मीथेन बायोगैस। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीटेड है, नीट में ये एग्जाम्स में आ चुका है, सीयूसीटी में भी इसके पूछे जाने के काफी ज्यादा चांसेज है। अब बात करते हैं आर्की बैक्टीरिया के बाद यू बैक्टीरिया की। तो यू बैक्टीरिया जो है इसको ट्रू बैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है, ट्रू बैक्टीरिया भी इसको कहते हैं। अब इनका कैरेक्टरिस्टिक ये है, वहां पे डिफरेंट सेल वाल कंपोजिशन था, सेल वाल स्ट्रक्चर था, और यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि इनमें पाया जाता है रिजिड सेल वाल, और अगर ये मोटाइल होंगे तो इनमें पाया जाता है फ्लैजिलम। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, चाहे वो आर्की बैक्टीरिया हो, यू बैक्टीरिया हो, इनमें क्या स्पेशल है, यही हमें ध्यान रखना है। जब भी हम रिवीजन करेंगे तो हम ये ध्यान रखेंगे कि मोनेरा, मोनेरा में क्या है, बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया में क्या है, बैक्टीरिया को शेप के आधार पर 4 कैटेगरी में किया गया है। बैक्टीरिया का मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी क्यों माना जाता है बैक्टीरिया ग्रुप में। फिर हम आर्की बैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे, तो आर्की बैक्टीरिया में हम जानेंगे कि ये क्यों स्पेशल है, क्योंकि ये हार्श हैबिटेट्स में होता है, हार्श हैबिटेट्स में कैसे सर्वाइव करता है, क्योंकि इसका जो सेल वाला स्ट्रक्चर है ये बाकी बैक्टीरिया से डिफर करता है, जो कि इसके सर्वाइवल में काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। और मिथेनोजेंस जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ पाया जाता है, तो ये गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स में पाया जाता है। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखने होंगे। अब बात करते हैं यू बैक्टीरिया की। तो यू बैक्टीरिया में स्पेशल इसमें ये होता है कि रिजिड सेल वाल होता है, और मोटाइल होंगे तो इनमें फ्लैजिलम होगा। और जो साइनोबैक्टीरिया है जिसको कि ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है, इनमें क्लोरोफिल ए
सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स और ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स हैं। तो ये आपको ध्यान रखने होंगे, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स है, यानी कि लाइट के प्रेजेंस में ये अपना भोजन खुद से बनाते हैं। और जो साइनोबैक्टीरिया है, जैसे कि हमने बात किया शुरू में, सेलुलरिटी पे भी बातें करेंगे हम इस चैप्टर में। तो जो साइनोबैक्टीरिया है, ये है यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस फ्रेश वाटर मेराइन और टेरेस्ट्रियल एल्गी। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि ये साइनोबैक्टीरिया क्या है। और ये जो कॉलोनीज है वो कैसे फॉर्म होती है, तो कॉलोनीज जो फॉर्म होती है ये जनरली सराउंडेड होती हैं जिलेटिनस सीड के द्वारा, और ये ब्लूम्स बनाते हैं पोल्यूटेड वाटर बॉडीज में। और जो क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है वो ये है कि इसी में से कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल्स, और वो स्पेशलाइज्ड सेल है हेट्रोसिस्ट। यही क्वेश्चन आ चुका है और इसी का एग्जाम्पल भी आ चुका है नॉस्टॉक एंड एनावेना। तो ये आप ध्यान रखेंगे, हेट्रोसिस्ट कौन सा सेल है, वो किस में हेल्प करता है। तो क्वेश्चन में जब पूछा जाएगा तो ऑप्शन जरूर देगा कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के फिक्सेशन में। तो यही क्वेश्चन आते हैं। अब कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, जो कि पहले भी हमने देखा, तो इसमें क्या होता है, ये बहुत सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कि नाइट्रेट हो गया, नाइट्राइट्स हो गया, अमोनिया हो गया, इन सबको सिंथेसाइज करते हैं इनको, और जो भी एनर्जी होती है उसको मतलब रिलीज करते हैं, एटीपी प्रोडक्शन करते हैं। तो ये जो एटीपी प्रोडक्शन है यही से इनको एनर्जी मिलता है। और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड सल्फर। तो रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर में भी ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये यू बैक्टीरिया काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको ध्यान रखना है। ट्रू बैक्टीरिया, इसमें स्पेशल ये है कि इनमें रिजिड सेल वाल पाया जाता है, अगर ये मोटाइल होते हैं तो इनमें फ्लैजिलम पाया जाता है। और जो साइनोबैक्टीरिया है क्लोरोफिल सिमिलर होता है ग्रीन प्लांट्स के। और ये जो कॉलोनीज होती है सराउंडेड होती है जिलेटिनस सीड से, और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीयूसिटी में आने के काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है वो ये है कि इनमें स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं हेट्रोसिस्ट, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया क्या करती है, बहुत सारे और इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट जैसे नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया, इन सबको सिंथेसाइज करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं, और जो एनर्जी है उसको रिलीज करते हैं एटीपी के प्रोडक्शन में। और साथ ही ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और सल्फर में। हूबहू ये क्वेश्चन आ चुके हैं, इसलिए बार बार हम इस पे स्ट्रेस दे रहे हैं। और ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी, ये भी नीट में पूछा जा चुका है। यही पूछ लिया जाता है कि ये हेट्रोसिस्ट कहाँ पाया जाता है, या यहाँ पे दे के यहाँ पे खाली छोड़ देगा, तो ये हेट्रोसिस्ट आप जरूर याद रखेंगे। बाकी ये जो बाहर बाहर है ये है म्यूकिलेजिनस सीड, तो इतना आप जरूर ध्यान रखें, हेट्रोसिस्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बाकी ऑटोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक और फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक, इन सब के बारे में हमने एक जनरल आइडिया मोड ऑफ न्यूट्रिशन जब हम टेबल में डिस्कस कर रहे थे वहीं हमने दे दिया था। तो जो हेटेरोटॉपिक बैक्टीरिया है मोस्ट अबंडेंट है नेचर में, और मेजोरिटी जो इसमें है वो इम्पोर्टेंट डिकम्पोजर्स है। और ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट डालते हैं ह्यूमन अफेयर्स में, जैसे कि ये हेल्पफुल होते हैं मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। इसमें बैक्टीरिया कौन सा हेल्प करता है ये क्वेश्चन आ चुका है। ये आप ध्यान रखेंगे कि जो बैक्टीरिया हेल्प करता है वो है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। तो ये क्वेश्चन आ चुके हैं, ये क्लास 12 में इसके बारे में हम पढ़ेंगे भी, लेकिन अभी आप जान जाए क्वेश्चन ऐसे बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, नाइट्रोजन इन लेग्यूम रूट्स में भी ये हेल्प करता है। ठीक है, और कुछ पैथोजेंस होते हैं जो कि डिजीज भी कॉज करते हैं, हेल्पफुल भी है, हार्मफुल भी है। ठीक है, तो कुछ डिजीज जैसे हैं क्रॉप फार्म्स में, एनिमल्स में, पेट्स में। बाकी ये कॉलेरा हो गया, टाइफाइड, टिटनस, साइट्रस कैंकर, ये वेल नोन डिजीज हैं जो कि डिफरेंट बैक्टीरिया द्वारा कॉज होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत बार पूछा जाता है, इसमें कौन सा डिजीज है जो बैक्टीरिया द्वारा नहीं कॉज होता है, तो उसमें दे देगा कोलेरा हो गया, टाइफाइड हो गया, टिटनस हो गया, सेट्रस कैंकर हो गया, कुछ कोई दूसरा अलग दे देगा। तो इतना आप ध्यान रखेंगे। टेटनस तो आप बिल्कुल ही ध्यान रखेंगे, आप सब याद रखते हैं, लेकिन टेटनस बहुत बार लोग गलत कर देते हैं, इसको बैक्टीरियल डिजीज में नहीं काउंट करते हैं। तो जो टेटनस है ये आप ध्यान रखेंगे, ये एक बैक्टीरिया द्वारा ही होता है। तो ये डिजीज कॉल्ड बाई बैक्टीरिया। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखने होंगे। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। अभी तक हमने रिप्रोडक्शन पे नहीं डिस्कस किया था। तो बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन होता है मेनली फ्यूजन के द्वारा होता है। आपको याद होगा जब हमने पहले चैप्टर में बात किया था तो वहां पे भी हमने हल्का फुल्का रिप्रोडक्शन, ये ग्रोथ रिप्रोडक्शन, ये जो भी मतलब लिविंग के लिए इम्पोर्टेंट और इसेंशियल कैरेक्टर है वो सब हमने डिस्कस किया हुआ है। तो रिप्रोडक्शन उसमें आता ही है।
एक कैरेक्टर्स की तरह, जैसे ग्रोथ, रिप्रोडक्शन कैरेक्टर हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के। तो जो बैक्टीरिया की बात करते हैं तो जनरली इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो मेनली फिजन के द्वारा होता है, और इनमें जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है तो ये प्रोड्यूस करते हैं स्पोर। तो क्वेश्चन में आपसे दे कि बैक्टीरिया में कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, ऑप्शन में दे फिजन, स्पोर, तो जब तक ये मेंशन न किया जाए कि अनफेवरेबल कंडीशन, तब तक आप स्पोर नहीं टिक करेंगे, वरना आप स्पोर टिक करेंगे तो गलत हो जाएगा। अगर जनरल ऐसे पूछा जाए बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन कैसे मेनली रिप्रोड्यूस करते हैं, तो आप फिजन ही टिक करेंगे, भले ऑप्शन में दोनों दिए रहे तब भी। और इसके बाद से जो दिया हुआ है, दे आल्सो रिप्रोड्यूस बाय ए सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग ए प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अदर। इसके बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, डीएनए है, तो ये एक डिवाइडिंग बैक्टीरिया यहाँ पे आप देख रहे होंगे। ये है फिजन, तो ये बैक्टीरिया में फिजन होता है जिसके थ्रू ये रिप्रोड्यूस करते हैं। और माइकोप्लाज्मा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि लैक करता है सेल वॉल पूरी तरह से। तो माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिज्म दैट कंप्लीटली लैक ए सेल वॉल। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है एग्जांपल्स में, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली लैक अ सेल वॉल। तो यही सब सिंपल क्वेश्चन एनसीईआरटी के लाइन से उठा के आते हैं, जैसे सीयूसीटी एंट्रेंस एग्जाम हो गया, उनमें तो पूछे ही जाते हैं। नीट में भी ऐसा ही क्वेश्चन पैटर्न होता है, थोड़ा सा और कंसेप्ट को उसमें ऐड कर दिया जाता है, एक क्वेश्चन में 2 से 3 कंसेप्ट ऐड करके पूछ लिए जाते हैं। तो ये जो है स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन है, और ये सरवाइव कर सकते हैं बिना ऑक्सीजन के। तो में बहुत सारे माइकोप्लाज्मा है जो पैथोजेनिक भी हैं एनिमल्स और प्लांट्स में। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे कि माइकोप्लाज्मा जो है ऑर्गेनिज्म है जो कि कंप्लीटली लैक करता है सेल वॉल, और ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन है, और ये सरवाइव कर सकता है बिना ऑक्सीजन के। तो यही दो लाइन कुछ आके मिला के आपसे क्वेश्चन पूछ ले, तब भी आपको ध्यान रखना होगा। तो ये सारी चीजें आपको समझनी होंगी, अच्छे से कंसेप्ट को समझना होगा। तो आपको मोनेरा में ध्यान रखना है 3 चीजें। मोनेरा में कौन सोल मेंबर है, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में आती है तो आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, और ये माइकोप्लाज्मा भी आप आखिर में ध्यान रखेंगे। तो आर्की बैक्टीरिया में क्या स्पेशल है, यू बैक्टीरिया में क्या स्पेशल है, और बाकी जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 3 क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। एक तो हेटेरोसिस्ट पूछा ही जाता है, मिथेनोजेंस पूछा ही जा चुका है अब तक, माइकोप्लाज्मा भी पूछा जा चुका है। बाकी इन सब के अंदर जो क्वेश्चन बन सकते थे वो सब हमने डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा की, जो कि दूसरा किंगडम है आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा जो गिवन है। तो इसमें जो पहली लाइन दी हुई है वही एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, और बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये हमने पहले भी आपको बताया कि जितने भी सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स हैं वो प्रोटिस्ट में आते हैं, लेकिन ये जो किंगडम है इसकी जो बाउंड्रीज है वे बहुत अच्छे से डिफाइंड नहीं है। कभी कभी लगता है जो भी फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा है वो एक किसी और को प्लांट की तरह भी प्रतीत होते हैं। तो सिंपली इसमें थोड़ा बहुत बाउंड्री अभी वेल डिफाइंड नहीं है कि कौन प्रोटिस्टा है। जो प्रोटिस्ट लगते हैं वो एक मतलब प्लांट्स की तरह भी लगते हैं, क्योंकि हमें पता है प्लांट भी फोटोसिंथेटिक होते हैं, और ये फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टॉन है, तो फिर ये प्लांट्स क्यों नहीं हो सकते। तो ये सारी चीजें अभी तक कंफ्यूजन चल रही है, इसलिए कि जो बाउंड्री है इस किंगडम का अभी भी अच्छे से वेल डिफाइंड नहीं है। लेकिन इस जो एनसीईआरटी में जो मेंशन्ड है इस बुक में, उसके बारे में हमें पढ़ना है। क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनाइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स। तो ये सारी चीजें 5 जो है, क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स, जिसको हम पढ़ेंगे प्रोटिस्ट के अंदर। ठीक है। तो इसके साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो मेंबर ऑफ प्रोटिस्ट है ये प्राइमरली होते हैं एक्वेटिक। ठीक है। और एक क्वेश्चन जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है वो ये है कि ये जो किंगडम है ये एक लिंक बनाता है, ये एक जोड़ता है अदर से, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई के साथ ये एक लिंक बनाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में, विच किंगडम फॉर्म्स द लिंक विद अदर लाइक प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। तो ये है किंगडम प्रोटिस्टा। आप देख पाएंगे कि इसके बाद प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई आते हैं, और इसके बाद से प्रोटिस्टा मोनेरा के बाद आता है। तो ये उसके बीच में एक कनेक्शन हो गया, एक लिंक हो गया। तो ये यूकैरियोट्स होने के साथ ही ये प्रोटिस्ट सेल बॉडी में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होती है। ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, आपने पहले भी पढ़ा होगा कि जो यूकैरियोट्स होते हैं उनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होता है। तो ये सारी चीजें इसमें पाई ही जाएंगी क्योंकि ये यूकैरियोट्स है। और कुछ में होता है फ्लैजिला और सीलिया, और इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है ए सेक्सुअली भी होता है और सेक्सुअली होता है।
और ये जो प्रोसेस है ये सेक्सुअली सेल फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन के द्वारा होता है। तो इसमें दो प्रोसेस होते हैं, सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन, जिसके द्वारा जो प्रोटिस्ट है वो रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली। जो प्रोटिस्ट में डिविजन्स हैं जो हमें पढ़ने हैं, क्राइजोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनाइट्स, स्लाइम और प्रोटोजोआ। तो सबसे पहले हम क्राइजोफाइट्स के बारे में पढ़ते हैं। हमने शुरू में ही बोला था इसमें आपको डिविजन्स, उसके एग्जांपल्स, किंगडम्स, ये बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, तभी इस रिवीजन का फायदा है। वरना आपको लगेगा कि ये सारी चीजें अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तब आपको थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी हम चीजों को बार बार रिपीट कर रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं। तो आप अगर एक दो बार भी एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो ये सेशन आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इसमें हम टू द पॉइंट और जो भी इम्पोर्टेंट है वही डिस्कस कर रहे हैं, इधर उधर की बातें हम बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। तो ये जो क्राइजोफाइट्स है इसके अंदर आते हैं डाई एटम्स एंड गोल्डन एल्गी। तो डाई एटम्स एंड गोल्डन एल्गी जो है ये आते हैं डिवीजन क्राइजोफाइट्स के अंदर। तो ये पाए जाते हैं फ्रेश वाटर मेराइन एनवायरनमेंट में। ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं और ये फ्लोट करते हैं पैसिवली वाटर करेंट में, जिसको कि प्लैंकटन भी कहते हैं। और जो इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें मैक्सिमम जो है फोटोसिंथेटिक है, तभी तो किसी बायोलॉजिस्ट को ये प्लांट की तरह भी लग रहे थे, क्योंकि इसमें मैक्सिमम क्या है, फोटोसिंथेटिक है। और जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और जो एग्जाम्स में आ चुका है वो है जो डाई एटम्स है इस ग्रुप में जो आते हैं उनमें सेल वाल है वो बनाते हैं दो ओवरलैपिंग सेल। आपने देखा होगा साबुनदानी, उसमें दो ओवरलैपिंग सेल होते हैं, जस्ट लाइक सॉफ्ट बॉक्स, जिसको साबुनदानी बोलते हैं। इसमें जो वाल्स होते हैं ये इम्बेडेड होते हैं सिलिका के साथ, और ये सिलिका जो है इसको इंडेस्ट्रक्टिबल बनाता है, यानी कि ये कभी टूट ही नहीं सकता। और ये जो डाई एटम्स होते हैं इसलिए जहां भी पाए जाते हैं इनका जो सेल वाल डिपॉजिट है उसके हैबिटेट में आसानी से मिल जाएगा। ये आपको वहां पे लेफ्ट बिहाइंड हो जाता है, बहुत सारे लार्ज अमाउंट ऑफ इनके सेल वाल डिपॉजिट्स आ जाते हैं, क्योंकि इसमें जो वाल होते हैं इनके वो इम्बेडेड होते हैं सिलिका के साथ, और सिलिका जो है इंडेस्ट्रक्टिबल है। ठीक है, जो सिलिका की वाल है। तो ये इक्युमुलेशन जो बिलियंस ऑफ ईयर हो जाते हैं उससे क्या होता है, डाई एटोमेसियस अर्थ का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये ग्रिटी होते हैं तो इसका यूज होता है पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन में, वायल के और सिरप में। तो ये सारी चीजों में इसका यूज होता है। और ये भी क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में कि चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन, तो वो है डाई एटम्स। तो जो डाई एटम्स है ये है चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियन। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्राइजोफाइट्स में। जो दूसरा डिवीजन आता है प्रोटिस्टा में वो है डाइनोफ्लैजिलेट्स, ये आपको दिख रहा होगा। तो ये जो डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं ये मोस्टली मेराइन और फोटोसिंथेटिक होते हैं। प्रोटिस्ट में हमने देखा है कि फोटोसिंथेटिक होते हैं मोस्टली। और ये जो इम्पोर्टेंट है इनमें बहुत सारा डाइवर्स अपीयरेंस है, येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड। उनमें कौन सा मेन पिगमेंट है उस आधार पे उनका अपीयरेंस होता है। तो सेल वाल की बात करते हैं, जैसा हमने पिछले क्राइजोफाइट्स में बात किया, तो उनमें इम्बेडेड सेल वाल, सिलिका, ये सारी चीजें हैं। तो हमें सिंपली यही सारी चीजें डिस्कस करनी है, जो भी हम पढ़ेंगे उसमें सेल वाल, न्यूक्लियर कंपोजिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसका क्या हैबिटेट है, यही सब चीजें 3 से 4 पॉइंट ही बस डिस्कस करेंगे। और ये चैप्टर आप देखेंगे बहुत ही स्मूथली और अच्छे से रिवाइज होते जाएगा। तो एनसीईआरटी बुक आप क्लोज करके भी बस इतना ही आप डिस्कस करें, एक कॉपी पे लिख लें 5 पॉइंट्स की सेल वाल, सेल स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, ये सारी चीजें। फिर आप रिवाइज करते जाएं, आप देखेंगे आर्च विटेकर का किंगडम क्लासिफिकेशन काफी अच्छे से आप समझ पाएंगे और दूसरों को समझा पाएंगे, और हमेशा आपको याद रहेगा। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप अगर एग्जाम्पल्स आपके ध्यान में है तो आप हमेशा ही सही करेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल्स काफी ज्यादा इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन उनको रिवाइज करना पड़ेगा और उनको समझना पड़ेगा अच्छे से। और माइंड मैप आप अच्छा बना लेंगे तो ये आप हमेशा सही करेंगे इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे। तो जो सेल वाल है उसमें स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स होते हैं आउटर सरफेस पे, और मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला, इनमें पाया जाता है दो फ्लैजिला। इसलिए जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, अब आप रटेंगे तो आप गलती कर देंगे कि डायनोफ्लैजिस पे दो फ्लैजिला, दो फ्लैजिला, नहीं। डायनो मीन्स टू और ये डाई मीन्स टू और ये फ्लैजिलेट्स यानी फ्लैजिला। तो ऐसे करके आप बहुत अच्छे से इसको याद रख सकते हैं। और इसमें जो दो फ्लैजिला होते हैं, एक होता है लॉन्गिट्यूडनली और दूसरा जो है ट्रांसवर्सली इन ए फॉरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स, ये जैसे आपको दिख ही रहा है ऐसे होता है। तो वेरी ऑफन जो रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, जिसको कि एग्जांपल है गोनियोलेक्स, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। गोनियोलेक्स बहुत बार पूछा जा चुका है। अब गलती ये करते हैं हम लोग कि एनसीईआरटी का एग्जांपल नहीं ध्यान रखते हैं और फिर कहते हैं आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस। तो ये गोनियोलेक्स ही आप याद ध्यान रखिए।
बाकी ऑप्शन में तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करके कर ही सकते हैं क्वेश्चन। बाकी सीयूसीटी के लिए एनसीईआरटी से बेहतर कुछ नहीं है, एक लाइन भी इधर उधर पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या होता है, जो रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, जैसा कि एग्जांपल गोनियोलक्स दिया हुआ है, इसमें बहुत ही रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है और ये क्या करते हैं, सी को रेड बना देते हैं। सी ऐसा लगता है इसमें इतनी तेजी से मल्टीप्लिकेशन होता है कि सी एकदम रेड अपीयर होने लगता है और इसी की वजह से ये इसको कहा जाता है रेड टाइड्स। और ये जो टॉक्सिन रिलीज होते हैं सच लार्ज नंबर, ये जितने भी मेराइन एनिमल्स हैं उनको मार भी देते हैं इनसे, जैसे कि फिशेज है, इनको काफी ज्यादा हार्म करते हैं, उनके डेथ भी हो जाती है फिशेज की। तो ये टॉक्सिन बहुत खतरनाक होते हैं और ये जो टॉक्सिन रिलीज होते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स में इसके नेम भी पूछे गए हैं। तो ये जो टॉक्सिन है उसका नाम है सैक्सिड टॉक्सिन, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। और ये कहाँ से, रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स, एग्जांपल क्या है, गोनियोलक्स। तो बस आप इतना ही याद रखें जितना एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और एनसीईआरटी को याद करने के लिए बस आपको 5 पॉइंट, सेल वॉल, सेल स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो भी उन्होंने आरजी टेकर ने अपना कैरेक्टर बेस किया है उसी को आप ध्यान रखें और वही चेक करते जाएं किसमें क्या है। बाकी एग्जाम्पल ध्यान रखें, इतना काफी होगा। और बाकी इसके बाद जो नेक्स्ट डिवीजन हुआ इग्लिनॉइड्स, इसमें मेजोरिटी जो है फ्रेश वाटर है, ये पाए जाते हैं स्टेगनेंट वाटर में। और इनमें सेल वॉल के बजाय इनमें प्रोटीन रिच लेयर होता है और ये जो प्रोटीन रिच लेयर होता है इसको कहते हैं पेलिकल, और जिससे कि इनकी बॉडी जो है फ्लेक्सिबल हो जाती है। तो ये जो पेलिकल है इसके बॉडी को बनाता है फ्लेक्सिबल। और यहाँ पे भी दो फ्लैजिला पाया जाता है, डाइनोफ्लैजिलेट्स में भी 2 फ्लैजिला थे, यहाँ भी 2 फ्लैजिला है। इसमें उसमें एक लॉन्गिट्यूडिनली था और इसमें यहाँ पे एक शॉर्ट है एक लॉन्ग है। तो ये 2 फ्लैजिला है, आपको दिख रहा होगा, ये हो गया शॉर्ट, ये हो गया लॉन्ग, तो यही है यूग्लिनॉइड्स। तो यूग्लिनॉइड्स में हम इतना ध्यान रखेंगे। और ये क्या होता है, यूग्लिनॉइड्स में जो सबसे खास बात ये है कि ये फोटोसिंथेटिक होते हैं जब इनको सनलाइट मिलेगा। और जब सनलाइट नहीं मिलेगा तो ये किसी से कंप्लेन नहीं करने जाएंगे, ये सिंपली अपना मोड ही चेंज कर देंगे। जब सनलाइट इनको नहीं मिलेगा तो ये हेटरोट्रॉप्स की तरफ बिहेव करेंगे और ये दूसरे स्मॉलर ऑर्गेनिल्स को प्रीडेट करेंगे। तो सिंपल बात है यूग्लिनॉइड्स में, ये कोई नाटक नौटंकी नहीं करते हैं। भाई ठीक है, सनलाइट मिला तो चलो फोटोसिंथेटिक अपना खुद से बना लेते हैं, नहीं मिला चलो दूसरे को मार के खा लेते हैं। तो ये हेटरोट्रॉप्स और ऑटोट्रॉप्स दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन का स्विचिंग है, ऑटोट्रॉप हेटरोट्रॉप, जो सनलाइट के एब्सेंस में हेटरोट्रॉप की तरफ मुड़ जाते हैं, हेटरोट्रॉप्स की तरफ बिहेव करते हैं। तो यूग्लिनॉइड सिंपल, आप इतना ध्यान रखेंगे, जितना इंटरेस्टिंग बना के आप पढ़ सकते हैं आप पढ़ें, क्योंकि याद आप ही को रखना है एग्जाम तक। तो इंटरेस्टिंगली जो पिगमेंट्स है यूग्लिनॉइड्स का, ये जो हायर प्लांट्स में है उनमें जो प्रेजेंट होता है उसके आइडेंटिकल होता है। इसमें एग्जांपल आप याद रखेंगे यूग्लिना। तो डाइनोप्लाज्म में गोनियोलक्स, यहाँ पे यूग्लिनॉइड्स में यूग्लिना, ये आपको पिक्चर में भी दिख रहा है। ये हो गया आपको बी वाला जो पिक्चर था वो था यूग्लिना। यहाँ पे आपने देखा 2 फ्लैजिला, एक शॉर्ट एक लॉन्ग। अगला है डिवीजन स्लाइम मोल्ड्स। तो स्लाइम मोल्ड्स ये है स्लाइम मोल्ड्स, ये है सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। डाइनोफ्लैजिलेट्स फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। और यहाँ पे यूग्लिनाइड्स में आपने क्या देखा कि फोटोसिंथेटिक भी हो रहे हैं और हेटेरोट्रॉपिक भी हो रहे हैं। और ये स्लाइम मोल्ड में आपने क्या देखा, कोई झंझट नहीं, सिंपली सेप्रोफिट्स। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ये सारी चीजें आपको समझनी होंगी। और जो बॉडी है ये मूव करती है डिकेइंग ट्यूब्स में और ये लीफ छोड़ते हैं इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है। सुटेबल कंडीशन में क्या होता है, इनमें भी 2 कंडीशन है, एक सुटेबल एक अनफेवरेबल कंडीशन। तो सुटेबल कंडीशन में क्या होता है, एक एग्रीगेशन बनाते हैं जिनको कहा जाता है प्लाज्मोडियम, जो कि ग्रो करता है और स्प्रेड करता है काफी फीट तक, ठीक है। अनफेवरेबल कंडीशन में ये क्या करते हैं, प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट होता है और बनाता है फ्रूटिंग बॉडीज जिसमें स्पोर पाए जाते हैं इसके टिप्स पे। और स्पोर्स जो होते हैं उनमें ट्रू वॉल्स होते हैं। अब यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिया जाए स्पोर में क्या होते हैं, स्लाइमोइड्स के स्पोर्स में ट्रू वॉल, तो आप सिंपली ट्रू वॉल करेंगे। बाकी यही सब क्वेश्चन पूछ जाते हैं। एनसीईआरटी का एक एक लाइन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी आप दूसरा चैप्टर पढ़ रहे होंगे आपको लगेगा कि बस इतना ही है, लेकिन नहीं, धीरे धीरे इतना कॉम्प्लेक्स होते जाता है, बहुत सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होती हैं। तो इतना भी आप याद रख पा रहे हैं तो सिंपली नीट या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम में आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि यही कंसेप्ट है। अब एनसीईआरटी को करना क्या होता है, बार बार पढ़ेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे, तब जाके सारी चीजें आपके माइंड में बनी रहेंगी। तो ये काफी एक्सट्रीमली रेसिस्टेंट होता है और सरवाइव करता है काफी अ, वर्षों तक। इनमें जो ट्रू वॉल्स होता है, इनका जो वाल है,
और इवन एडवर्स कंडीशन में भी सर्वाइव करता है, और जो स्पोर है ये एयर करंट के द्वारा डिस्पर्स होते हैं। ठीक है। और जो आखिरी है वो है प्रोटोजोआंस। तो प्रोटोजोआंस क्या है? हेटेरोट्रॉफ है। हमने शुरू में डायनोफ्लैजिलेट्स में क्या देखा कि डायनोफ्लैजिलेट्स में फोटोसिंथेटिक प्रोटोजोआंस है। फिर ये इसमें क्या देखा, यूग्लिनोइड्स में सनलाइट मिला तो फोटोसिंथेटिक, नहीं मिला तो हेटेरोट्रॉपिक। फिर आ गया यूग्लिनाइड्स आ गए यहाँ पे। आप देखेंगे स्लाइमोइड्स, तो स्लाइमोइड्स में हमने क्या देखा, सेप्रोफिटिक है, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और प्रोटोजोआंस तो जितने भी प्रोटोजोआंस हैं सबके सब हेटेरोट्रॉप्स हैं। ये प्रीडेटर और पैरासाइट्स के फॉर्म में रहते हैं। और ऐसा माना जाता है कि ये प्रिमिटिव रिलेटिव है किसके, एनिमल्स के। तो 4 मेजर ग्रुप है प्रोटोजोआंस के अंदर। पहला है एमीबॉयड। तो ये फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल में रहते हैं। ये मूव और कैप्चर करते हैं अपना जो भी प्रे है उसको, स्यूडोपोडिया, जिसको कि फॉल्स फीड कहा जाता है, जैसा कि अमीबा में होता है। तो सिंपली आप अमीबॉयड प्रोटोजोआंस और उसके एग्जाम्पल से याद रखेंगे। उनमें क्या पाया जाता है, स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया के हेल्प से वो अपने प्रे को कैप्चर करते हैं। और मेराइन फॉर्म में सिलिका होता है उसके सेल सरफेस पे। और बाकी एंटामीबा भी इसके अंदर आता है। तो अमीबा और एंटामीबा आ गया है एमीबॉयड प्रोटोजोआंस में। और एंटामीबा क्या है, पैरासाइट्स है। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखेंगे। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआंस में आप ध्यान रखेंगे कि ये फ्री लिविंग और पैरासिटिक होते हैं, इनमें फ्लैजिला पाया जाता है। और पैरासिटिक फॉर्म जो डिजीज कॉज करता है स्लीपिंग सिकनेस, ये एग्जाम में आ चुके हैं ये क्वेश्चन। स्लीपिंग सिकनेस किसके वजह से होता है, तो एग्जाम्पल है इसका ट्रिपेनोसोमा। तो ये आप ध्यान रखेंगे, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआंस की वजह से स्लीपिंग सिकनेस होता है, इसमें आप ट्रिपेनोसोमा को याद रखेंगे। सीलिएटेड में सीलिया पाया जाता है, इसमें थाउजेंड्स ऑफ सीलिया पाए जाते हैं। और उनमें एक कैविटी होती है गलेट, जो कि आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस की तरफ ओपन होती है। और यही जो रो ऑफ सीलिया है, इसका जो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है, जो वाटर लेडन है फूड टू बी स्टोर्ड इन द गलेट में, ये पहुंचाता है फूड को। इसका एग्जांपल आप याद रखेंगे, पारामीशियम। तो अमीबॉयड, फ्लैजिलेटेड, सिलिएटेड, ये सारे प्रोटोजोआंस के अंदर ग्रुप्स आते हैं। इनके बस एग्जांपल याद रखें, उसमें कौन कौन सी डिजीज होती हैं जो भी इंपॉर्टेंट है, बस इतना ही ध्यान रखें। यही सब क्वेश्चन आते हैं। एक बार नीट में पूछा गया था बेब्सियोसिस डिजीज किससे होता है, तो ये प्रोटोजोआन से होता है। तो ये सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के बाहर, वो हम डिस्कस करेंगे ही। लेकिन एनसीईआरटी पे ये सेशन पूरी तरह से फोकस्ड है। एनसीईआरटी के एक लाइन से जो भी इंपॉर्टेंट बन सकता है वो हम डिस्कस करेंगे। और उससे रिलेटेड जो भी होगा वो सारे कंसेप्ट भी हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। तो ये स्पोरोजोआंस है। इसमें आते हैं डाइवर्स ऑर्गेनिज्म, जो कि इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होता है उनके लाइफ साइकिल में। और जो मोस्ट नोटोरियस है वो है प्लाज्मोडियम, मलेरियल पैरासाइट। ये क्लास 12 में इसके बारे में हम काफी डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। इसके लाइफ साइकिल, कौन कौन से स्टेजेज आते हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो इससे होता है मलेरिया। तो आप सिंपली स्लीपिंग सिकनेस, ट्रिपेनोसोमा, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआंस, सिलिएटेड प्रोटोजोआंस में पारामीशियम, अमीबॉयड में एंटामीबा, अमीबा, और स्पोरोजोआंस में प्लाज्मोडियम, जो कि मलेरिया कॉज करता है, मलेरियल पैरासाइट है, उसको ध्यान रखेंगे। सिंपल। तो ये मोनेरा हमने पढ़ लिया। हमने पढ़ लिया प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंदर हमने पढ़ लिया क्राइजोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइमोइड्स एंड प्रोटोजोआंस। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। अब जो आखिरी किंगडम हमें पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर, वो है किंगडम फंजाई। क्योंकि जो किंगडम प्लांटी और एनिमेलिया है वो हम उसके लिए जो इस यूनिट में अलग अलग चैप्टर दिए हुए हैं, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, उसमें हम काफी डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो किंगडम फंजाई जो है यूनिक किंगडम है हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म का। ये जो है शो करता है ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। ठीक है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन आ चुके हैं अभी तक एग्जाम में, उनको हम अंडरलाइन करते हैं ये ग्रीन से। तो जो व्हाइट स्पॉट होता है मस्टर्ड लीव्स में, ये पैरासिटिक फंगस के द्वारा होता है। कुछ यूनिसेलुलर फंजाई है ईस्ट, जैसे कि जनरली फंजाई जो है मल्टी सेलुलर होता है, उसमें एक एक्सेप्शन है, वो है ईस्ट। और यही एग्जाम में पूछा जा चुका है बहुत बार। और ये भी पूछा जा चुका है कि ईस्ट का यूज किसमें होता है, तो ईस्ट का यूज किया जाता है ब्रेड और बियर बनाने में। और अदर फंजाई जो है डिजीज कॉज करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स में, तो उसमें एक आता है व्हीट रस्ट कॉजिंग पॉक्सिनिया, जो कि काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। कुछ जो है एंटीबायोटिक्स के सोर्स हैं, जैसे पेनिसिलियम। अब यही पूछ ले पेनिसिलियम बैक्टीरिया है कि फंजाई है, तो बैक्टीरिया भी तो हमने पढ़ा था कि एंटीबायोटिक के फॉर्मेशन में हेल्पफुल होते हैं। और फंजाई में भी आप कंफ्यूज कर सकते हैं कि ये बैक्टीरिया होगा कि फंजाई होगा। तो
आप अगर ये एनसीईआरटी की इस लाइन को पढ़े होंगे, आपको ध्यान होगा, तो आप आसानी से सही करेंगे कि ये फंजाई ही है। तो पेनिसिलियम जो है एंटीबायोटिक्स का एग्जाम्पल है, जो कि उसमें हेल्प करता है, सोर्स है एंटीबायोटिक्स का। और जो फंजाई जो है ये है कॉस्मोपोलिटन, और ये ऑकर करते हैं एयर, वाटर, सॉयल एंड और एनिमल्स एंड प्लांट्स। और ये प्रीफर करते हैं, होते हैं कुछ लोग जो हर जगह पाए जाते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ उनका फेवरेट जगह तो होता होगा। तो वही हाल है फंजाई का, ये पाए जाते हैं हर जगह, कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, लेकिन साथ ही ये कुछ प्रीफर करते हैं, और वो जगह है कि वार्म और ह्यूमिड प्लेस को ये ज्यादा प्रीफर करते हैं। ठीक है। और आप सभी वन मतलब ये सोच के आश्चर्यचकित होते होंगे कि हम लोग फूड को रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं। तो सिंपल है, आप ट्वेल्थ में आ चुके हैं, इतना ज्यादा 11th 12th में बच्चे नहीं आश्चर्यचकित होते हैं, तो फिर भी आप ये सोचेंगे कि आखिर क्यों रखा जाता है। अगर अभी तक आपने नहीं सोचा है तो आप जरूर सोचे। ऐसा इसलिए किया जाता है कि प्रिवेंट किया जा सके उसको, मतलब बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन से। ठीक है। तो हमने शुरू में डिस्कस किया कि जो ईस्ट का एक्सेप्शन है उसको छोड़ दिया जाए तो जितने भी फंजाई हैं वो सब मल्टी सेलुलर होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, और इनके बॉडीज में लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग हाइफी कहते हैं। और यही जो नेटवर्क ऑफ हाइफी है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है कि जो नेटवर्क ऑफ हाइफी है उसको क्या कहते हैं। तो जो नेटवर्क ऑफ हाइफी है उसको कहा जाता है माइसिलियम। अब हाइफी में भी दो तरह से है, कुछ ऐसे हैं जो कि कंटिन्यूअस ट्यूब्स हैं, और मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म है, और इसी को कहा जाता है सिनोसिटिक हाइफी। तो ये जो टर्म है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिनोसिटिक हाइफी क्या है? तो सिनोसिटिक हाइफी यही है, कंटिन्यूअस ट्यूब्स फिल्ड विथ मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। तो कुछ हाइफी ऐसे होते हैं फंजाई के, जो उसमें कि कंटिन्यूअस ट्यूब्स पाए जाते हैं, जो कि फील्ड होते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म से, और इसको कहा जाता है सिनोसिटिक हाइफी। कुछ ऐसे होते हैं उनमें सेप्टा और क्रॉस वाल होता है उनके हाइफी में। तो ये दो तरह से हाइफी का डिवीजन हो गया, सिनोसिटिक हाइफी। और कुछ कैसे सिनोसिटिक होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म कंटिन्यूअस ट्यूब से फिल्ड होते हैं, और कुछ होते हैं जिनमें सेप्टा और क्रॉस वाल होता है। तो जो सेल वाल है फंजाई का, वो कंपोज्ड होता है काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड्स। ये क्वेश्चन आ चुका है, सीयूसीटी में आ चुका है, नीट में आ चुका है, आगे भी सीयूसीटी में आ सकता है। तो मोस्ट फंजाई जो है हेटरोट्रॉपिक होते हैं, ये हमने वो जो टेबल देखा था उसी में हमने डिस्कस किया था। और ये ऑब्जर्व करते हैं सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट, और इनको कहा जाता है सेप्रोफाइट्स। और जो लिविंग प्लांट और एनिमल से डिपेंड होते हैं उनको पैरासाइट कहते हैं, और वो सिम्बायोट्स के फॉर्म में रहते हैं। इनमें क्या होता है, एसोसिएशन करते हैं algae as lichens and with roots of higher plants as mycorrhiza। तो ये दो तरह के सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, एल्गी के साथ लाइकेंस और हायर प्लांट के साथ माइकोराइजा। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फंजाई में। मतलब इस चैप्टर की बात करें तो क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा बनते हैं वो फंजाई से ही बनते हैं, और यहीं से क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं। बाकी बैक्टीरिया में तो हमने हेट्रोसिस्ट ये सारी चीजें डिस्कस की ही है। तो एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा अगर आप सिंसियरली इस सेशन को फॉलो करेंगे तो। बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। अब बात आती है रिप्रोडक्शन में, तो फंजाई में रिप्रोडक्शन जो है वेजिटेटिव मीन्स के थ्रू होता है, जिसमें फ्रेगमेंटेशन, फ्यूजन और बर्डिंग आते हैं। इनमें तीन तरह से रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल की बात करें तो स्पोर्स और कोनिडिया और स्पोरेंजियोस्पोर और जूस्पोर के फॉर्मेशन के थ्रू होता है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मतलब वेजिटेटिव मीन्स के भी थ्रू हुआ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल भी हुआ और सेक्सुअल भी होता है। तो तीनों तरह से होता है। अब सेक्सुअल में oospore, ascospores एंड basidiospores। सिंपल क्वेश्चन आपके कंसेप्ट को चेक करने के लिए भी दिया जा सकता है। इसमें से आपको दे दे sporangiosperm which of the following is sexual reproduction mode, या मतलब मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपको सिंपल दे दे oospore, ascospore, basidiospores, sporangiospores, और क्वेश्चन पूछ लिए चार ऑप्शन देने के बाद कि कौन इनमें से नहीं है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड। तो वहां पे आप सिंपली अगर आपने पढ़ा होगा sporangiospore तभी आप कर पाएंगे, वरना आपको लगेगा कि oospore, ascospore, basidiospore सब एक ही तरह है, तो ये भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही मेथड होगा। तो ये आप गलत कर सकते हैं, तो इसलिए आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। और बाकी इसके बारे में हम डिटेल्स में अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो होता है, उसमें कौन कौन से स्पोर के फॉर्मेशन के थ्रू होता है, और वो स्पोर्स है कोनिडिया, जिसको कि स्पोरेंजियो स्पोर्स भी कहा जाता है, स्पोरेंजियो स्पोर्स, और जू स्पोर्स भी कहा जाता है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। बाकी वेजिटेटिव मीन्स में फ्रेगमेंटेशन, फ्यूजन, बर्डिंग ये आप आसानी से सही करेंगे। और सेक्सुअल में ऊ स्पोर,
एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर्स। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये जितने भी स्पोर्स हैं ये डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर में प्रोड्यूस होते हैं जिसको कि कहा जाता है फ्रूटिंग बॉडीज। तो सेक्सुअल साइकिल में तीन इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। पहला प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन दो मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स के बीच में। तो फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स कॉल्ड प्लाज्मोगेमी। और फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई, जब भी न्यूक्लियाई का फ्यूजन होता है उसको कैरियोगेमी कहते हैं। और फिर होता है मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से फॉलोइंग थ्री स्टेप्स हैं? पहला फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स जिसको कि कहते हैं प्लाज्मोगेमी। और फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई जिसको कहते हैं कैरियोगेमी। और मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स। ये तीन स्टेप दे के एक दूसरा स्टेप दे दे और चौथा कोई अलग सा स्टेप और आपसे पूछे कि कौन सा स्टेप नहीं होता है सेक्सुअल साइकिल इन फंजाई, तो ये आपको पता होगा तभी आप कर पाएंगे। तो फंजाई का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब भी फंजाई सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है तो दो हैप्लॉइड हाइफी ऑफ कंपेटेबल मेटिंग टाइप, यानी कि जो आपस में मेट कर पाए, मेटिंग के लायक हो यानी कि कंपेटेबल हो, वो एक दूसरे के सामने आते हैं और फ्यूजन होता है। और कुछ फंजाई में जो फ्यूजन होता है दो हैप्लॉइड सेल्स का, वो डायरेक्टली डिप्लॉइड सेल बना देता है 2n। लेकिन कुछ ऐसे हैं जैसे कि एस्कोमाइसिटीज, यही इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में कि हाउएवर इन अदर फंजाई एस्कोमाइसिटीज बेसिडियोमाइसिटीज एक इंटरवेनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज आता है और वो ये है n+n, दैट इज 2 न्यूक्लियाई पर सेल। ये कंडीशन भी आता है, इसी को डाइकैरियोन बोलते हैं और इसी फेज को बोलते हैं डाइकैरियो फेज ऑफ फंगस। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि डाइकैरियो फेज ऑफ फंगस कौन कौन से फंगस के डिवीजन में आता है, तो आपको पता होगा तभी आप कर पाएंगे। एस्कोमाइसिटी बेसिडियोमाइसिटी एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन्ड है। तो इतना आप डिटेल में पढ़ेंगे, इतने अच्छे से आप समझ के पढ़ेंगे तभी आप क्वेश्चन सही कर पाएंगे। उसके बाद क्या होता है, जो पेरेंटल न्यूक्लियाई है फ्यूज करता है और सेल होता है डिप्लॉयड। अब जब सेल डिप्लॉयड हो जाता है उसमें होगा मियोसिस और फंजाई बनाएगी फ्रूटिंग बॉडी जिसमें होगा रिडक्शन डिवीजन जिसको कि मियोसिस बोलते हैं। और इससे क्या बनेगा, हैप्लॉइड स्पोर्स। मियोसिस और माइटोसिस का कंसेप्ट सिंपल यही है, जब भी डिप्लॉयड होगा तो उसमें मियोसिस होगा, हैप्लॉइड होगा तो माइटोसिस होगा ताकि सेल नंबर बढ़े। तो इस तरह से ये चीजें होती हैं, मेंटेन किया जाता है सेल डिवीजन को। और बाकी जो क्वेश्चन है जो कि एग्जाम्स में आ चुका है, बहुत बार नीट में ये पूछा जा चुका है, जो किंगडम का डिवीजन है वेरियस क्लासेस में, किंगडम फंजाई का, वो किस बेसिस पे है? तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आप ये ध्यान रखेंगे। इसका आधार है मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम। माइसीलियम का क्या मॉर्फोलॉजी है, क्योंकि ये जब हम पढ़ेंगे वेरियस क्लासेस को तो सिंपल यही तीन चीजें हम पढ़ेंगे और उसी आधार पे ये क्लास कंप्लीट होते जाएगा। एनसीईआरटी का जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कंप्लीट होते जाएगा। तो ये सिंपल आप जो बेस है उसको ध्यान रखें। जैसे आर टेकर का किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, हमने जो उनके 5 बेस थे उनके आधार पे हमने जो पांचों किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसको काफी डिटेल्स में हमने पढ़ लिया। अगर वैसे ही ये जो फंजाई का जो वेरियस क्लासेज है उसको भी हम इन्हीं के जो बेस हैं उसी के आधार पर पढ़ेंगे, जैसे मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन और फ्रूटिंग बॉडीज। ये सभी बेस है जो डिवीजन है किंगडम का वेरियस क्लासेस में उसके लिए। ठीक है, तो फाइकोमाइसीटीज सबसे पहले बात करते हैं। तो जो मेंबर्स हैं फाइकोमाइसीटीज के, ये पाए जाते हैं एक्वेटिक हैबिटेट्स में और डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस और एज ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन प्लांट्स। अब देखिए सिंपल, हमने देखा ना कि तीन तरीके से ये बेसिस है। मॉर्फोलॉजी, माइसीलियम की मॉर्फोलॉजी कैसी है, स्पोर फॉर्मेशन का मोड क्या है, और फ्रूटिंग बॉडीज, ये तीन चीज पे आधार पे। तो सिंपल सबसे पहले हम माइसीलियम को ढूंढेंगे। तो माइसीलियम जो है इसमें एसेप्टेट है और सिनोसिटिक है। और ये एसेप्टेट सिनोसिटिक ये हमने डिस्कसिंग किया है शुरू में ही। जो हाइफी है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म के थ्रू फील्ड होता है ट्यूब्स के फॉर्म में, तो वही हो गया सिनोसिटिक हाइफी। ये माइसीलियम बन गया सिनोसिटिक, एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये होता है जूस्पोर्स। ये हमने पढ़ा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मेथड है, स्पोरेंजियोस्पोर, जूस्पोर्स, कोनिडिया और बाई एप्लेनोस्पोर्स नॉन मोटाइल। तो मोटाइल जब होगा तो जूस्पोर के थ्रू होगा और एप्लेनोस्पोर होगा तब जब नॉन मोटाइल हो।
तो ये स्पोर्स जो है इंडोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इंडोजिनसली या एक्सोजिनसली। तो ये जो स्पोर्स हैं ये इंडोजिनसली यानी कि अंदर ही ये स्पोरेंजियम में प्रोड्यूस होते हैं। ओके। और ये जो जाइगोस्पोर है ये फॉर्म होता है फ्यूजन ऑफ दो गेमिट्स के थ्रू। और ये जो गेमिट्स हैं ये सिमिलर होते हैं मॉर्फोलॉजी में। आ गया एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक और क्वेश्चन, अगर ये सिमिलर होंगे मॉर्फोलॉजी में तो आइसोगेमस होगा, डिसिमिलर होंगे तो एनाइसोगेमस और ऊगेमस होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है जो हम शुरू से ही बातें करते आ रहे हैं कि एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फाइकोमाइसीटी में आप याद रखेंगे एग्जाम्पल म्यूकर, राइजोपस जिसको कि ब्रेड मोल्ड जैसा कि हमने शुरू में ही देखा, और एल्ब्यूगो जो पैरासिटिक फंजाई था मस्टर्ड में, जो दूसरी लाइन में ही हमने पढ़ा वहां पे। तो ये सारी चीजें हैं म्यूकर, राइजोपस और एल्ब्यूगो, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये जो फिगर गिवन है यहाँ पे म्यूकर का दिया हुआ है फिगर ए, यानी कि जो फाइकोमाइसीटीज है इसमें ये है आपका म्यूकर। ठीक है, और बाकी इसमें आपको याद रखना है म्यूकर, राइजोपस और एल्ब्यूगो। तो ये दो आपको याद रहने चाहिए क्योंकि जो राइजोपस है वही ब्रेड मोल्ड है जो कि हमने शुरू में डिस्कस किया, और एल्ब्यूगो जो है पैरासिटिक फंजाई है मस्टर्ड पे। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। सिंपली हमने इसमें माइसीलियम, उनमें रिप्रोडक्शन का कैसे क्या हो रहा है, जो बेसिस है वही चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं, और उनमें क्या रिप्रोडक्शन का बेसिस है। और रिप्रोडक्शन के आधार पे हमने एक नया पॉइंट यहाँ पे ये देखा कि अगर मॉर्फोलॉजी सिमिलर होगी तो आइसोगेमस, डिसिमिलर होगा तो एनाइसोगेमस और ऊगेमस कहा जाता है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं एस्कोमाइसीटीज में, जिसको कि कॉमनली सैक फंजाई भी कहा जाता है। और एस्कोमाइसीटीज मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं, और एग्जाम्पल है पेनिसिलियम, और रेयरली ये यूनिसेलुलर होते हैं, और यही एकमात्र एक्सेप्शन है ईस्ट, जिसको सैक्रोमाइसिस कहा जाता है। और ईस्ट जो आता है वो एस्कोमाइसीटीज क्लास में आता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखने होंगे। और ये होते हैं सेप्रोफिटिक, डिकम्पोजर, पैरासिटिक और कॉप्रोफिलस। ये कॉप्रोफिलस है, ये अपना जो डंग है वो खुद ही खा लेते हैं, यानी कि ये डंग पे ग्रो करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना होगा। कॉप्रोफिलस क्या होता है, तो ये डंग पे ग्रो करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लिया जाएगा एग्जाम में कि कॉप्रोफिलस किस में होते हैं, तो एस्कोमाइसीटीज में होते हैं। और इसमें ईस्ट आता है जो कि यूनिसेलुलर होता है, बाकी सारे के सारे मल्टी सेलुलर होते हैं। बात आती है माइसीलियम की, तो पिछले में माइसीलियम एसेप्टेड था और सिनोसिटिक था, और यहाँ पे माइसीलियम जो है ब्रांच्ड है और सेप्टेड है। एसेक्सुअल स्पोर्स यहाँ पे कोनिडिया है जो कि प्रोड्यूस हो रहे हैं एक्सोजिनसली। और हमने पिछले जो देखा क्या था वो फाइकोमाइसीटीज, फाइकोमाइसीटीज में हमने देखा कि वहां पे जो एसेक्सुअल स्पोर्स है कोनिडिया वो इंडोजिनसली प्रोड्यूस हो रहा है, और स्पेशल माइसीलियम यहाँ पे हो रहा है कोनिडियो फोर्स में। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना होगा। प्रोटीन बॉडी कैसा है, अब कोनिडिया जो है जर्मिनेशन करके माइसीलियम बनाता है। सेक्सुअल स्पोर्स, वहां पे सेक्सुअल स्पोर्स की बात हमने नहीं की थी, यहाँ पे सेक्सुअल स्पोर्स की बात करेंगे। तो एस्को स्पोर्स है जो कि इंडोजिनसली प्रोड्यूस होता है सैक लाइक एस्की, जिसको कि हम एस्कस भी कहते हैं। ठीक है, तो जो सिंगुलर फॉर्म है वो एस्कस है। इतना आपको सिंगुलर ये सब नहीं ध्यान रखना है, आपको सिंपल ये ध्यान रखना है कि जो एसेक्सुअल स्पोर्स है कोनिडिया, ये एक्सोजिनसली स्पेशल माइसिलियम कोनिडियो फोर्स पे प्रोड्यूस होता है, और ये जर्मिनेट करके माइसिलियम बनाता है। सेक्सुअल स्पोर्स जो है एस्को स्पोर्स है जो कि इंडोजिनसली सैक लाइक एस्की में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और ये एस्की डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज में अरेंज होते हैं, जिसको कि एस्को कार्प्स कहते हैं। यही तो हम तीन बेसिस पढ़ते आ रहे हैं मॉर्फोलॉजी, रिप्रोडक्शन का क्या तरीका है, सेक्सुअल है, एसेक्सुअल है, तो सेक्सुअल है तो क्या क्या है, एसेक्सुअल में क्या है, और फिर वो कैसे फ्रूटिंग बॉडीज का फॉर्मेशन होता है। सिंपल और एग्जाम्पल, चार चीजें हमें ध्यान रखनी है। और एग्जाम्पल्स है इसमें एस्परजिलस, क्लेविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा। और जो न्यूरोस्पोरा है ये एग्जाम में आ चुका है क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये एक्सटेंसिवली यूज होता है बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क में। और बहुत सारे मेंबर्स हैं जैसे मोरल्स हो गए, ट्रॉफल्स हो गए, ये एडिबल्स हैं और इनको डेलिशियस कंसिडर किया जाता है। तो ये सारी चीजें भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एस्परजिलस, क्लेविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा, और उसमें हमने देखा राइजोपस, म्यूकर एंड एल्ब्यूगो। तो ये सब आप ध्यान रखेंगे। ये एस्परजिलस आप देख सकते हैं, ये जो बी वाला है ये है एस्परजिलस। ठीक है, बाकी ये जो सी है ये एगेरिकस है जो कि अगले क्लास में हम पढ़ेंगे बैसिडियोमाइसीटीज। तो इसको कॉमनली नोन फॉर्म्स ऑफ बैसिडियोमाइसीटीज आर मशरूम, ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल्स। तो ये मशरूम जो आपको दिख रहा है
ये ऐसा आपने देखा होगा, अपने बहुत आसपास देखा होगा, डंग वगैरह पे ये सारी चीजें आपको दिख जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया एगेरिकस जो कि गिवन है। अब एगेरिकस आता है इसी में, जिसको कि मशरूम कहते हैं, जो हमने फिगर अभी देखा। तो ये ग्रो करते हैं सॉइल में, लॉग्स, ट्री स्टम्प्स एंड लिविंग प्लांट बॉडीज एज पैरासाइट्स, जिसको कि रस्ट और स्मूथ भी कहा जाता है। तो माइसीलियम यहाँ पे भी ब्रांच और सेप्टेड है। बस सिंपल ए सेप्टेड और सिनोसिटी किसमें था, जो सबसे पहला था। तो फाइकोमाइसीटीज के बाद हमने एस्कोमाइसीटीज पढ़ा, वहां भी ये ब्रांच और सेप्टेड था, और बेसिडियोमाइसीटीज में भी ब्रांच और सेप्टेड है। तो माइसीलियम है ब्रांच्ड एंड सेप्टेड। और फिर सिंपल अगला बेसिस जो है कैसे रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो एसेक्सुअल स्पोर्स जनरली इनमें नहीं पाए जाते हैं, लेकिन इनकी जगह पे वेजिटेटिव प्रोडक्शन होता है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, ये कॉमन है। सेक्स ऑर्गन यहाँ पे एब्सेंट है, लेकिन यहाँ पे प्लाज्मोगेमी होता है, जिसमें कि फ्यूजन होता है दो वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल्स, जो कि डिफरेंट जीनोटाइप्स और स्ट्रेन के होते हैं। और जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर बनता है वो है डाइकैरियोटिक, जो कि अल्टीमेटली गिव राइज करता है बेसिडियम को। तो कैरियोगेमी और मियोसिस टेक प्लेस करता है बेसिडियम, जो हमने अभी पढ़ा शुरू में ही, जहाँ पे हमने देखा कि इंटरवेनिंग स्टेज आ रहा है। फिर वहाँ पे जो कैरियोगेमी और मियोसिस होता है बेसिडियम में, जहाँ से बनते हैं 4 बेसिडियो स्पोर्स। और यहाँ पे जो बेसिडियो स्पोर्स बनते हैं वो एक्सोजीनसली यानी कि बाहर ही प्रोड्यूस होते हैं बेसिडियम में। और जो बेसिडिया है ये अरेंज होता है फ्रूटिंग बॉडी में, जिसको कि बेसिडियो कार्प्स कहते हैं। एस्कोमाइसीडीज में जो अरेंजमेंट था उसको एस्को कार्प्स हमने कहा था। तो सिंपल है, आप नेम से सिमिलर ये याद रख सकते हैं। कुछ कॉमन मेंबर्स हैं, जैसे कि एगेरिकस है, मशरूम हो गया, अस्टिलागो जिसको कि एस्मोट भी कहते हैं, और पॉक्सिनिया जिसको कि रस्ट फंगस कहते हैं। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रख सकते हैं ऐसे। एक शॉर्ट निमोनिक्स आपने बहुत सारे बनाए होंगे, लेकिन काम करते नहीं है एग्जाम में ये निमोनिक्स, इसलिए हम आपको बता भी नहीं रहे हैं। लेकिन ये बापू एमआरएस इसलिए बता दे रहे हैं कि एगेरिकस जिसको कि मशरूम जिसको कहा जाता है, पक्सिनिया जिसको कि रस्ट फंजाई कहा जाता है, और ऑस्ट्रिलागो जिसको कि स्मट कहा जाता है। तो ये हो गया बी से बेसिडियोमाइसीटी, ए से एगेरिकस जिसको कि मशरूम भी कहते हैं, पक्सिनिया जिसको कि रस्ट फंजाई फंगस कहते हैं, और ऑस्ट्रिलागो जिसको कि स्मट भी कहते हैं। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी ये सारे ट्रिक काम नहीं आते हैं, लेकिन ये आपको अगर याद रह गया तो ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। ट्रिक से ज्यादा जरूरी है कि आप बार बार रिवाइज करें, जितनी बार रिवाइज करेंगे उतनी बार आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा। एक दो बार पढ़ने से ये एनसीईआरटी कभी क्लियर नहीं होगी। ड्यूटेरोमाइसीटीज में यह है कि इसको इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे केवल और केवल एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेजेज ऑफ फंजाई आर नोन। ओके, जब सेक्सुअल फॉर्म ऑफ फंजाई इनका डिस्कवर किया गया तब ये किसी और क्लास में मूव हुए जहाँ पे राइटली बिलोंग करते हैं। तो इसलिए ये साथ ये भी पॉसिबल है कि जो एसेक्सुअल और वेजिटेटिव स्टेज है हैव बीन गिवन वन नेम, और इनको ड्यूटेरोमाइसीटीज के अंदर रखा जाए, और सेक्सुअल स्टेज को अनदर नेम दिया जाए, तो फिर ये अनदर क्लास में हो जाएंगे। तो जब बाद में ये सारे लिंकेजेस स्टेब्लिश किए गए, तो ये फंजाई को करेक्टली आइडेंटिफाई किया गया और इसको ड्यूटेरोमाइसीटीज से बाहर निकाला गया। और वंस जब इसके सेक्सुअल स्टेज ऑफ मेंबर ऑफ ड्यूटेरोमाइसीटीज जब डिस्कवर हो गया, तो ये एस्कोमाइसीटीज और बेसिडियोमाइसीटीज की तरफ मूव कर गए। तो जो ड्यूटेरोमाइसीटीज है ये सिंपली इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है केवल और केवल एसेक्सुअल स्पोर्स के थ्रू ही होता है, जिसको कि कोनिडिया कहते हैं। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ भी माइसिलियम जो है सेप्टेट और ब्रांच्ड होते हैं। तो माइसिलियम एक ही जगह ये सेप्टेट और सिनोसिटिक है, और वो है जो पहला था फाइकोमाइसीटीज। ओके, तो फाइकोमाइसीटीज हमने पढ़ा, फिर एस्कोमाइसीटीज पढ़ा। यहाँ भी आप देखेंगे कि यहाँ भी सेप्टेड ब्रांच्ड है, ब्रांच एंड सेप्टेड। बेसिडियोमाइसीटीज में भी ब्रांच एंड सेप्टेड, ड्यूटेरोमाइसीटीज में भी ब्रांच एंड सेप्टेड है। और यहाँ पे जो एसेक्सुअल स्पोर्स है वो है कोनिडिया। तो सब जगह सिंपल तीन ही चीज तो हम पढ़ रहे हैं कि उनमें मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसे है, सेक्सुअल स्पोर्स क्या है, सेक्सुअल स्पोर्स क्या है, फ्रूटिंग बॉडीज क्या है। फ्रूटिंग बॉडीज जैसे एस्कोमाइसीटीज में एस्को कास्ट थे, बेसिडोमाइसीटीज में बेसिडियो कास्ट थे, यही सब चीजें हम पढ़ते आ रहे हैं। और फिर सिंपल उसके एग्जांपल्स क्या क्या है, और जो एग्जांपल्स हैं उसमें कुछ कुछ के डिजीजेज भी हैं, जैसे एल्बी पक्सिनिया हो गया, रस्ट फंगस हो गया। तो ये सब चीजें आप हमें ध्यान रखने हैं। और एगेरिकस जिसका कॉमन नेम है मशरूम। तो ये सब बस इतना ही हमें ध्यान रखना है इसके अंदर। सम मेंबर्स आर सैप्रोफाइट्स और पैरासाइट्स व्हाइल ए लार्ज नंबर ऑफ देम आर डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग। ये क्वेश्चन आ चुका है मिनरल साइक्लिंग में। और बाकी इसके जो एग्जांपल्स हैं वो ध्यान रखने हैं, जो कि सबके हमें ध्यान रखने हैं। और इसके एग्जांपल्स हैं अल्टरनेरिया, कोलेट्राइकॉम एंड ट्राइकोडर्मा।
तो बस जितना इसमें दिया है उतना ही आप ध्यान रखेंगे, इसके अलावा आप चाहेंगे भी तो याद कर लें, लेकिन वो याद रहेगा नहीं और बाकी बहुत ज्यादा आप कंफ्यूज करेंगे। तो सीयूसीईटी के लिए हाँ, या नीट की ही बात करें तो वहां बस आप एनसीईआरटी अच्छे से तैयार करें, फिर किसी रेफरेंस बुक की तरफ भागें। तो एनसीईआरटी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, कहीं कंसेप्ट में कोई दिक्कत है तब आप रेफरेंस बुक की हेल्प ले सकते हैं। अब बात आती है किंगडम प्लांटी और एनिमेलिया। तो किंगडम प्लांटी और एनिमेलिया जो है, हम मतलब अगले जो चैप्टर्स हैं पूरी तरह से इन्हीं पे बेस्ड है। बाकी जो मतलब इनमें जो कॉमन कैरेक्टर्स और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमने शुरू में भी डिस्कस किया है, यहाँ भी देख लेते हैं। जो किंगडम प्लांटी है, इसमें जितने भी यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी आते हैं। और कुछ मेंबर्स हैं जो कि पार्शियली हेटेरोटॉपिक हैं, जैसे कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और पैरासाइट्स। और जो ब्लेडर वर्ट है और वेनस फ्लाईट्रेप है, एग्जाम्पल है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के, यही एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। और जो कस्कुटा है ये पूछा जा चुका है, ये क्या है, एक पैरासाइट है। दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे सिंपल पैरासाइट लिख दिया गया है, लेकिन थोड़ा डीप में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि टोटल स्टेम पैरासाइट और टोटल रूट पैरासाइट। तो टोटल स्टेम पैरासाइट की बात जब भी आएगी तो हो गया कस्कुटा, और टोटल रूट पैरासाइट की बात आएगी तो हो गया रेफ्लेसिया। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और सीयूसीटी में पूछे जाने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। तो प्लांट्स के पास यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर होता है, प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल मेनली सेलुलोज से बना होता है। और बाकी इनके जो सेल स्ट्रक्चर है यूकैरियोटिक, ये आगे के जो चैप्टर 8 है उसमें हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। और प्लांट्स के अंदर आते हैं एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। और लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स के दो डिस्टिंक्ट फेजेज होते हैं, पहला डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक और हैप्लॉयड गेमेटोफिटिक। और यही एक दूसरे से मतलब अल्टरनेट करते रहते हैं एक दूसरे के साथ। और जो लेंथ है हैप्लॉयड और डिप्लॉयड फेजेस का, और ये जो फेजेस हैं फ्री लिविंग है और डिपेंडेंट है किसी और पे, ये हर प्लांट्स में वेरी करते हैं। और इसी फेनोमेनन को कहा जाता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, व्हाट इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, सिंपल डेफिनेशन दे के ऑप्शन में दे दिया जाता है। बाकी इसका डिटेल्स हम चैप्टर 3 में यानी कि नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे ही। किंगडम एनिमेलिया है, ये कैरेक्टराइज होता है हेटेरोट्रॉपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो कि मल्टीसेलुलर है और लैक करता है सेल वॉल। ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करता है प्लांट्स पे फूड के लिए। और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है होलोजोइक है, इजेशन ऑफ फूड के थ्रू होता है। और ये फॉलो करते हैं डिफिनिट ग्रोथ पैटर्न, और ये ग्रो करते हैं एडल्ट्स में। और इनका है डिफिनिट शेप और साइज। बाकी हायर फॉर्म्स में सेंसरी, न्यूरोमोटर मैकेनिज्म, ये सब लोकोमोशन, ये सारी चीजें हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोपुलेशन होता है मेल और फीमेल का। बाकी एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है, ये बहुत ही वास्ट कंसेप्ट है, ये बहुत डिटेल्स में आगे हम पढ़ेंगे। और बाकी जो सेलेंट फीचर्स है वेरियस फाइला, ये चैप्टर 4 में यानी कि जो चैप्टर 3 में हम प्लांट किंगडम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद से यही एनिमल किंगडम के बारे में ही हम पढ़ेंगे। इन सब के अलावा इस चैप्टर में जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे एक से दो क्वेश्चन एग्जाम से पूछे जाने के प्रोबेबिलिटी है, वो ये है वायरस, वायरोइड्स, प्रायंस एंड लाइकेंस। तो इसमें ये है जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है विटेकर का, इसमें कोई मेंशन नहीं किया गया लाइकेंस का और कुछ एसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि वायरस, वायरोइड्स एंड प्रायंस। तो ऐसा नहीं है कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम एकदम आ गया यही रामबाण है, इसके बाद से कुछ नहीं। तो यहाँ भी ये कमी ये थी कि जो लाइकेंस हो गए और कुछ भाई छूट गए यहाँ पे कुछ एसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि वायरस, वायरोइड्स एंड प्रायंस। तो इनको हम थोड़ा ब्रीफली पढ़ लेते हैं। तो हम आप सभी को ये कॉमन कोल्ड फ्लू ये सारी चीजें होती हैं, तो आप सभी को पता है कि क्या इफेक्ट है वायरसेस का हमारे शरीर पे। और इवन इफ वी डू नॉट एसोसिएट इट विथ आवर कंडीशन, ठीक है। तो वायरसेस जो है ये क्लासिफिकेशन सिस्टम में कोई प्लेस इनको नहीं दिया गया, क्योंकि ये ट्रूली लिविंग नहीं है। क्योंकि जो आर एच विटेकर क्लासिफिकेशन सिस्टम था, इन्होंने लिविंग को क्लासिफाई किया था और ये तो ट्रूली लिविंग है नहीं। तो अगर इन सभी ऑर्गेनिज्म को हमें समझना है तो हमें समझना होगा इनके सेल स्ट्रक्चर को। तो जो वायरसेज हैं ये नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि कैरेक्टराइज्ड होते हैं बाय हैविंग एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल। तो इनके लिविंग सेल के बाहर है इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। तो सिंपल इसके स्ट्रक्चर को पढ़े समझेंगे और ये कंप्लीट हो जाएगा। ये आपको दिख रहा होगा टोबैको मोजैक वायरस, और ये है बैक्टीरियोफेज, ये हो गया हेड, कॉलर, सीट, और ये है आरएनए और कैप्सिड। तो कैसा कैसा इसका स्ट्रक्चर है
यही सब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसकी डिस्कवरी। तो एक बार ये सेल को इन्फेक्ट करते हैं तो पूरी उसकी मशीनरी को ही अपने मतलब जो भी होस्ट सेल की मशीनरी है उसके अंदर घुस जाते हैं और रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देते हैं और बाद में होस्ट को ही किल कर देते हैं। तो यही सब इसमें काम है, मतलब इसके साथ दिक्कत है वायरस के साथ। तो ये जो वायरस है इसको लिविंग कहेंगे या नॉन लिविंग, तो इसको जब हम पढ़ लेंगे तो आप सिंपली आप ही बता देंगे कि ये लिविंग या नॉन लिविंग। लेकिन सिंपल आपको बता दें कि जो वायरस है ये बाहर होते हैं नॉन लिविंग, लेकिन एक बार आपके सेल में घुसेंगे ये रेप्लिकेट करेंगे फिर ये लिविंग हो जाएंगे और ये आपके जो भी होस्ट होगा उसको किल कर देंगे। ये सारी चीजें हैं वायरस के साथ। वायरस जो है कि इसके नाम से ही पता चल रहा है ये है विनोम यानी कि जहर, पॉइजनस फ्लूइड। ठीक है। और बाकी जो साइंटिस्ट हैं इनका क्या कैसे रोल है, कैसे इन्होंने वायरस को पता किया, सब ये दिया हुआ है ब्रीफ हिस्ट्री। तो जो इवानोस्की हैं इन्होंने रिकॉग्नाइज किया था सर्टेन माइक्रोब्स एज कॉजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ द डिजीज मोजेक डिजीज ऑफ टोबैको। ये 1892 में किया था इवानोस्की ने। और ये इन्होंने पाया कि ये मतलब स्मॉलर है, बैक्टीरिया से भी छोटे हैं। क्योंकि इन्होंने बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर के थ्रू पास कराया तो देखा अरे ये तो यहाँ से भी पास हो गए, तो इनको ये रियलाइज हुआ कि अच्छा ये तो बैक्टीरिया से भी छोटे हैं। फिर आए एम डब्ल्यू विजरिंग। तो ये क्या किया इन्होंने, 6 साल बाद ये आए तो इन्होंने क्या किया, डेमोन्स्ट्रेट किया कि जो भी एक्सट्रैक्ट है इन्फेक्टेड प्लांट्स ऑफ टोबैको कॉल्ड cause infection in healthy plants and name the new pathogen virus and call the fluid as contagium vivum fluid। यही क्वेश्चन पूछा जाता है, ये टर्म किसने दिया, कंटेजियम वाइवम फ्लूइड। तो एम डब्ल्यू विजरिंग ये टर्म दिया था, विजरिंग ने कंटेजियम वाइवम फ्लूइड। और डब्ल्यू एम स्टेनले थे यानी कि इंफेक्शियस लिविंग फ्लूइड। और डब्ल्यू एम स्टेनले 1935 में इन्होंने क्या शो किया, इन्होंने शो किया कि जो वायरस है ये क्रिस्टलाइज किए जा सकते हैं और इनका जो क्रिस्टल है ये लार्जली प्रोटीन से बना होता है। तो ये इनर्ट होते हैं आउटसाइड द स्पेसिफिक होस्ट सेल, जैसा कि हमने अभी बात किया। और वायरसेस जो है ऑब्लिगेट पैरासाइट है। तो ये सारे 3 साइंटिस्ट थे। इवानोस्की इन्होंने बताया कि जो मोजेक डिजीज ऑफ टोबैको है उसका जो कॉजुअल ऑर्गेनिज्म है वायरस है, और ये जो वायरस है बैक्टीरिया से भी छोटे हैं क्योंकि इन्होंने बैक्टीरिया थ्रू फिल्टर से उसको पास करा है, तो ऐसा इन्होंने कंक्लूजन दिया। फिर विजरिंग का है, इन्होंने बोला कंटेजियम वाइवम फ्लूइड यानी कि इंफेक्शियस लिविंग फ्लूइड है वायरस। और डब्ल्यू एम स्टैनले ने कहा कि वायरस को क्रिस्टलाइज किया जा सकता है और क्रिस्टल लार्जली प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है। और ये इनर्ट होते हैं स्पेसिफिक होस्ट सेल के बाहर और ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। अब बात आती है, यहाँ तक प्रोटीन की बात आ गई। तब बात ये आई कि प्रोटीन के अलावा भी वायरस में कुछ पाए जाते हैं। और वायरस प्रोटीन के अलावा कंटेन करते हैं जेनेटिक मटेरियल, जो कि या तो डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक मटेरियल क्या है, आइदर डीएनए और आरएनए, यही करेक्ट है। आपसे ये क्वेश्चन में दे दिया जाए आरएनए है डीएनए है तो ऐसा गलत है, आइदर डीएनए और आरएनए। ओके। तो कोई ऐसा वायरस नहीं है जो कि जिसमें बोथ डीएनए और आरएनए पाया जाए, इसलिए आइदर आरएनए और डीएनए होता है करेक्ट आंसर। वायरस जो है एक न्यूक्लियो प्रोटीन है और जेनेटिक मटेरियल जो है इसका इन्फेक्शियस होता है। और जनरल क्या होता है, वायरस जो होते हैं प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। और वायरसेस जो एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं उनमें आइदर सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। तो सिंपल ये आप ध्यान रखेंगे, प्लांट्स को जो इन्फेक्ट करते हैं वायरसेस उनमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, और जो एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं आइदर सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, लेकिन उनमें हमेशा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सीटेट मतलब सीयूसीटी के एंट्रेंस एग्जाम में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नीट में तो ये क्वेश्चन आ ही चुके हैं, सीयूसीटी में ये पूछे जाने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। तो वायरस जो होता है ये आइदर आरएनए और डीएनए हो सकते हैं, लेकिन जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं वो होते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। और जो एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं वो आइदर सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं। बस इतना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो बैक्टीरियल वायरस है और बैक्टीरियोफेज है जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, वो यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, बैक्टीरियोफेजेस आर जनरली तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस। और जो प्रोटीन कोट होता है वो बना होता है, मतलब उसको कैप्सिड कहते हैं, और वो बना होता है स्मॉल सब यूनिट जिसको कैप्सोमियर कहते हैं, जो कि प्रोटेक्ट करता है न्यूक्लिक एसिड को। और ये जो कैप्सोमियर होते हैं इनका जो अरेंजमेंट होता है हेलिकल और पॉलीहेड्रल और ज्योमेट्रिक फॉर्म्स में होता है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो सिंपल साइंटिस्ट कौन कौन से आए, इवानोस्की आए, विजरिंग का आए जिन्होंने कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम कहा,
यानी कि वायरल इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड है, फिर WM स्टैनले है, तो ये सारी चीजें हैं। और इसके बाद हमने WM स्टैनले ने बता दिया कि उनमें जो लार्जे प्रोटीन से होते हैं। तो फिर बात यह है कि नहीं, प्रोटीन के अलावा भी और कुछ उसमें जेनेटिक मटेरियल होते हैं जो कि आइदर RNA और DNA हो सकते हैं। और वैसे मतलब वायरसेस जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं वो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होते हैं, और जो एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं वो आइदर सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड RNA होते हैं और डबल स्ट्रैंडेड DNA होते हैं। बाकी जो बैक्टीरियल वायरस और बैक्टीरियोफेज है, यानी कि जो वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, वो यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस होते हैं। बाकी जो इनका प्रोटीन कोट होता है उसको कैप्सिड कहते हैं, जो कि कैप्सोमियर से के सब यूनिट से मिलकर बना होता है। और ये जो कैप्सोमियर है ये अरेंज होता है हेलिकल और पोरीहेड्रल ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स में। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वायरस से डिजीज होते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कौन कौन से डिजीज होते हैं, तो मॉम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पिस एंड इन्फ्लुएंजा। और बाकी जो एड्स है ये जो ह्यूमन बींग्स में होता है ये भी वायरस के द्वारा होता है। तो एड्स के बारे में हम डिटेल्स में क्लास 12th में पढ़ेंगे ही। और प्लांट्स में जो सिम्टम्स हैं जो वायरस के द्वारा होते हैं वो है मोजेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, येलोविंग एंड वेन क्लियरिंग, ड्वार्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ। तो ये सारी चीजें होती हैं प्लांट्स में। अब आता है वायरस के बाद वायरॉइड्स। तो 1971 में टीओ डायनर साइंटिस्ट थे, इन्होंने डिस्कवर किया एक नया इन्फेक्शियस एजेंट जो कि वायरस से भी स्मॉल है, और वो कॉज कर रहा है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, PSTD, यानी कि पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है, और CUCT में भी पूछा जाएगा। तो ये पाया गया कि इट वाज फाउंड टू बी अ फ्री RNA, ये है फ्री RNA, और ये प्रोटीन कोट लैक करता है। वायरस में हमने क्या देखा, उसमें प्रोटीन कोट है, कैप्सोमियर है, और ये सारी चीजें सब यूनिट है। लेकिन यहाँ पे जो है प्रोटीन कोट नहीं है, जो कि वायरस में पाया जा रहा था, इसलिए इसका नाम पड़ा वायरॉइड। और RNA जो है वायरॉइड का लो मोलिकुलर वेट है, तो प्रोटीन कोट हट गया तो मान लीजिए कि भाई वेट उसका और घट गया। ऐसे आप करके इसको याद रखें। तो RNA का जो वायरॉइड है लो मोलिकुलर वेट का है, और टीओ डायनर ने इसको डिस्कवर किया, और ये जो है वायरस से भी स्मॉल होता है, और इसमें क्या एब्सेंट होता है, प्रोटीन कोड। ओके। अब आया प्रायन। तो मॉडर्न मेडिसिन में सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीजेज हैं, ये पाया गया ये ट्रांसमिटेड होते हैं। एक एजेंट है जो कि एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन कंसिस्ट करता है, और ये एजेंट जो है वायरस के साइज के सिमिलर होता है, और इसी को बोला गया प्रायन। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो इससे सबसे नोटेबल डिजीज होती है वो है बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी। तो इंसेफेलोपैथी जो है BSc डिजीज, ये अभी तक किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, नीट में ही नहीं और CUCT में भी नहीं पूछा गया है। PSTD तो पूछा जा चुका है, लेकिन ये जो बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी है ये क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है। तो ये चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाए। और इसको मैड काउ डिजीज भी कहते हैं कैटल में, कॉमनली कॉल्ड मैड काउ डिजीज इन कैटल। और ये एनालोगस वेरिएंट है CR जैकब डिजीज इन ह्यूमंस के। तो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है कि जो BSc डिजीज है बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी डिजीज है, इसको कॉमनली क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है मैड काउ डिजीज, जो कि कैटल में होता है। और ये एनालोगस होता है जैकब डिजीज, जो कि ह्यूमन में होता है उसके एनालोगस। तो BSc इज एनालोगस टू CJD, यानी कि जैकब्स डिजीज इन ह्यूमंस। अब आता है लाइकेंस, जो हमने सिम्बायोटिक एसोसिएशन की बात की थी, लाइकेंस, माइकोराइजा, ये सारी चीजें। तो लाइकेंस जो है सिम्बायोटिक एसोसिएशन है जो कि म्यूचुअली यूजफुल है, जिसमें दोनों बेनिफिट होते हैं, और ये होता है एल्गी और फंजाई के बीच में। तो जो एल्गी है और फंजाई है इनके बीच में होता है ये जो एसोसिएशन सिम्बायोटिक, उसको लाइकेंस कहते हैं। तो एल्गी जैसे कि आपको पता है कि ये प्लांट्स में आते हैं, तो ये भाई फोटोसिंथेटिक होंगे, और फंजाई तो आपको पता ही है हेटरोट्रॉपिक है। तो ये बनाते हैं खाना, फोटोसिंथेटिक है, तो ये देंगे आपको फूड, यानी कि फंजाई को। तो ये फूड देंगे तो ये इसको बदले में क्या देगा, चलो भाई यहाँ रह लो, शेल्टर दे देते हैं। तो ये फूड और शेल्टर का जो एसोसिएशन है ये एल्गी और फंजाई में होता है। जो एल्गल कंपोनेंट होता है इसको बोलते हैं फाइकोबाइंट, और जो फंगल कंपोनेंट होता है इसको माइकोबाइंट बोलते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आता है जो कि ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक। तो ये हो गया ऑटोट्रॉपिक और ये हो गया हेटरोट्रॉपिक। तो यहाँ पे एल्गी जो है फूड प्रिपेयर करता है किसके लिए, फंजाई के लिए, लो फंजाई को खाना खिलाता है।
और फंजाई उसको शेल्टर देता है और उसके लिए मिनरल न्यूट्रिएंट्स और वाटर एब्जॉर्ब करते हैं अपने पानी के लिए। तो खाना पीना ये सारा व्यवस्था कर दिया फंजाई, और ये हो गया एल्गी इसको दे दिया, मतलब रहने का व्यवस्था फंजाई कर दिया, रहने का, पीने का, मिनरल न्यूट्रिशन ये सारा दिया, और फंजाई एल्गी उसको बदले में क्या दे रहा है, फूड। तो सिंपल है, जब दो लोग साथ में होते हैं तो ऐसे ही कंप्रोमाइज करके होते हैं, कोई खाना बना दिया, कोई बर्तन धुल दिया, तो इसी तरह से मतलब काम चलते रहता है जब दो लोग रहते हैं साथ में। तो ऐसे ही इनमें भी जो एसोसिएशन होता है, लेकिन इनके एसोसिएशन को स्पेसिफिक नेम दे दिया गया, लाइकेंस। तो ये है सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो इस तरह से ये एसोसिएशन चलता है। माइकोराइजा में भी क्या होता है, माइकोराइजा जो होते हैं एसोसिएशन होता है हायर प्लांट्स के साथ, रूट्स विथ हायर प्लांट्स। तो ये भी एक एसोसिएशन है। बाकी जो लाइकेंस है, वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर्स है। ये क्वेश्चन आ चुका है नीट में। अगर आपसे कहा जाए कि एक ऐसा एरिया है जहाँ पे लाइकेंस नहीं ग्रो कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो सकता है, या पोल्यूटेड एरिया होता है तो वहाँ पे कौन से ऑर्गेनिज्म ग्रो कम करेंगे, तो ऑप्शन दे दें लाइकेन वगैरह, बाकी अलग अलग दे दें। तो लाइकेंस जो है ये काफी इंपॉर्टेंट पोल्यूशन इंडिकेटर है। आप ऐसा पाएंगे कि जहाँ पे पोल्यूशन ज्यादा होता है वहाँ पे लाइकेंस नहीं होते हैं। तो इससे आप चेक कर सकते हैं कि कैसा पोल्यूटेड एरिया है या नहीं है। तो इस तरह से इस चैप्टर में हमने काफी चीजें पढ़ी। सबसे पहले हमने जो भी क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसको देखा, जिसमें हमने एरिस्टोटल से लेकर जो सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है वहां तक हमने थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम तक बातें की। फिर हमने क्लासिफिकेशन सिस्टम के बाद हमने जो आर एच विटेकर का फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसको काफी डिटेल्स में पढ़ा। मोनेरा के बारे में हमने पढ़ा, प्रोटिस्टा के बारे में, प्रोटिस्टा में जो बाकी डिविजन थे उनके बारे में पढ़ा। प्रोटिस्टा के बाद फंजाई के बारे में हमने पढ़ा। फंजाई में जो डिफरेंट क्लासेस थे उनके बारे में हमने पढ़ा। वहां पे हमने काफी जो बेसिस थे उस पे काफी ज्यादा स्ट्रेस दिया, जो माइसिलियम का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, वो जो फंजाई है उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे है। तो ये सारी चीजें हमने कवर की फंजाई में। और फिर हमने प्लांटी और एनिमलिया किंगडम के बारे में थोड़ी बहुत डिस्कशन की। और वायरस, वायरॉइड्स, वायरियंस और लाइकेंस के बारे में भी हमने डिस्कस किया। तो वायरसेस, वायरॉइड्स, फ्रायंस और लाइकेंस, इन सब के बारे में भी हमने डिस्कस किया। और हमने ये देखा कि जो आर्च विटेकर का क्लासिफिकेशन सिस्टम था उन्होंने ए सेलुलर ऑर्गेनिम्स के लिए कोई भी मतलब कैटेगरी नहीं उनके लिए क्लासिफिकेशन किया था। तो वो सारी चीजें भी हमने इसमें कवर की। तो इस तरह से ये जो चैप्टर सेकंड है इसका हमने कंप्लीट रिवीजन किया काफी अच्छे से। जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और क्वेश्चन बन सकते थे एक एक लाइन से उन सबको हमने डिस्कस किया। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट चैप्टर के साथ जिसमें हम प्लांट किंगडम के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक जुड़े रहिए चैनल से, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद। ओह, बाप रे।